A very good afternoon to all of my students. Welcome to the first class of economics. This is a new online live session of your microeconomics classes. ठीक है, ऑलरेडी हम लोग का एक बैच कंप्लीट हो चुका है इकोनॉमिक्स का. सो आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर कॉल्ड डिमांड. तो आज का क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिमांड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, हो सकता है आपका क्लास 11-12 में इकोनॉमिक्स नहीं था, हो सकता है बहुत जन इकोनॉमिक्स पढ़कर आ चुके हैं. इट डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस. आपका इकोनॉमिक्स था या आपका इकोनॉमिक्स नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ जो है बेसिक लेवल से पढ़ाया जाने वाला है, जीरोथ लेवल से. ठीक है, तो हो सकता है बहुत बच्चों का बहुत सारा चीज पढ़ा हुआ भी हो 11-12 में, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लासेस नहीं करोगे, क्योंकि हर क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा. बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स दैट यू हैव सिलेक्टेड, और यहाँ पे कुछ हद तक कुछ डिफरेंसेस हैं आपके 11-12 के सिलेबस से. और वैसे भी यहाँ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इज टोटली डिफरेंट. दिस इज बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है, तो वहां पे जो आप लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स किए थे, एमसीक्यूज किए थे, तो ऑब्वियस सी बात है पैटर्न पूरा डिफरेंट है. तो लेक्चर्स भी जो रहेंगे वो भी थोड़े डिफरेंट रहेंगे. तो आपको पूरा कंसंट्रेशन के संग सारा क्लासेस करना है विदाउट मिसिंग अ सिंगल क्लास ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. व्हाई? बिकॉज ऑल दी चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. आप एक क्लास छोड़ते हो, दूसरे क्लास में आपको दिक्कत आएगा. क्यों? क्योंकि सारा क्लासेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है माइक्रो में. तो प्लीज ट्राई नॉट टू मिस आउट एनी ऑफ द सिंगल क्लासेस अंटिल एंड अनलेस द रीजन इज वेरी स्ट्रांग. ठीक है, और क्लास मिस भी करते हो, ईमेल करो. ठीक है, सर का आईडी है, उसमें ईमेल करो, वहां पे आपका उसको सोल्यूशन दिया जाएगा. ठीक है, यू विल बी गेटिंग द ऑप्शंस टू डू द क्लासेस अगेन. एंड वन थिंग मोर, यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल इन द क्लासेस. स्टिल अभी जो है मेरे को एडमिशन देना पड़े. लक्की, प्लीज बी ऑन टाइम फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, फिर देखो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होता है. बीच में मैं एडमिशन दूं कि पढ़ाऊं. तो प्लीज ट्राई टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड बी ऑन टाइम. ठीक है, तो बहुत ही मजा आने वाला है. ट्रस्ट में इकोनॉमिक्स का क्लासेस में आप लोगों को खाली मेरा बात सुनना है, पूरा क्लास में समझ में आने वाला है. बहुत जन को ग्राफ से फोबिया होता है, 11-12 में ग्राफ नहीं समझ में आता है. खाली मेरा विश्वास करो, अगर लेक्चर सुनोगे ना, ग्राफ मक्खन की तरह सॉल्व होगा. ठीक है, तो आज जो हम लोग डिमांड स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्या हम लोग स्टार्ट कर ले अपना क्लास? बताओ, shall we commence the class now? कोई क्वेरी है? स्टार्ट करें क्लास को हम लोग. चलो, let us start with the class very quickly. So this is CSCS Divya Agarwal and today we are going to discuss your chapter of demand. So what does the word demand mean? ध्यान से सुनना. demand is the lengthiest chapter of your entire syllabus. ठीक है, लास्ट बैच में मैंने 7 क्लासेस में डिमांड चैप्टर को कंप्लीट किया था, तो ऑलमोस्ट उतना ही क्लासेस लगेगा, 6 to 7 क्लासेस फॉर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. मेरा बात ध्यान से सुनो. इस पूरे चैप्टर में आपको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? यू आर गोइंग टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है, यू आर गोइंग टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर. आप लोग एक कस्टमर हो, उसके बेसिस पे आप सारा डिसीजंस लोगे. ठीक है, ध्यान से सुनना. डिमांड का डेफिनेशन क्या होता है? Demand refers to the quantity of a commodity which a consumer is ready, willing and able to purchase at a particular price and at a particular period of time. मैम इतना बड़ा डेफिनेशन नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं आएगा. सुनो मेरा बात ध्यान से, मैंने क्या बोला. इट रेफर्स टू द क्वांटिटी. आप कोई भी चीज जब डिमांड करोगे, मार्केट में खरीदने जाओगे, तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदोगे. ऐसा थोड़ी बोलोगे जितना मर्जी दुकानदार आप दे दो मेरे को सामान. एक पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदोगे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदोगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे खरीदोगे. तो मैंने क्या बोला? डिमांड रेफर्स टू दी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला? डिमांड रेफर्स टू दी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, which a consumer is ready, willing and able to purchase at a particular price and at a particular period of time. यानी 3 एलिमेंट्स मौजूद होना चाहिए: क्वांटिटी, प्राइस, टाइम एंड प्लेस. तब वो डेफिनेशन ऑफ डिमांड में फॉल करेगा. इसके अलावा इसके अंदर और 2 चीज छुपा हुआ है. ध्यान से सुनना. आप कोई भी चीज को कब डिमांड करोगे? जब आपको इच्छा है उस चीज को खरीदने का. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लाइक चॉकलेट्स, देन ओनली यू गोइंग टू डिमांड चॉकलेट्स. तो यानी विलिंगनेस टू परचेज तो होना ही चाहिए. बट खाली इच्छा होने से तो नहीं होता, खाली डिजायर होने से तो तुम डिमांड नहीं कर सकते. आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए डिमांड करने के लिए. सो देयर आर फर्दर 2 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड. डिजायर तो होना ही चाहिए, विलिंगनेस तो होना ही चाहिए, प्लस आपके पास एबिलिटी टू परचेज होना चाहिए, परचेजिंग पावर. प्लस आपके पास क्या होना चाहिए? परचेजिंग पावर. ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ कंज्यूमर इज रेडी. रेडी का मतलब क्या हो गया? विलिंगनेस होना चाहिए खरीदने का. एंड एबल टू परचेज. एबल टू परचेज का मतलब क्या हो गया? परचेजिंग पावर. तो देख लो, इतना सारा कंपोनेंट्स है डेफिनेशन में. 3 एलिमेंट्स पहले बताओ क्या है? क्वांटिटी होना चाहिए, स्पेसिफिक प्राइस होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए. इसके अलावा मैंने क्या बोला? 2 चीज और होना चाहिए. डिजायर तो होना ही चाहिए, प्लस परचेजिंग पावर होना चाहिए. अगर आपके पास सिर्फ डिजायर है, विलिंगनेस है, लेकिन पैसा नहीं है खरीदने का, तो आप डिमांड नहीं कर सकते.
फॉर एग्जाम्पल आई कैन से अ बेगर कैन डैश फॉर अ बंगलो. बेगर मतलब समझते हो भिखारी. भिखारी के पास पैसा है क्या, वो बंगलो खरीद सकता है. बेगर कैन डिमांड फॉर अ बंगलो की डिजायर फॉर अ बंगलो. इट कैन ओनली डिजायर. वो खाली डिजायर कर सकता है, वो डिमांड नहीं कर सकता. क्यों नहीं डिमांड कर सकता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है. तो डिमांड का डेफिनेशन तभी कंप्लीट होता है जब उसके अंदर दो चीज प्रेजेंट हो, डिजायर हो प्लस परचेसिंग पावर हो. आपके पास सिर्फ डिजायर है लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है, तो आप डिमांड नहीं कर सकते. और 3 एलिमेंट्स क्या क्या हो गया, क्वांटिटी, प्राइस, टाइम एंड प्लेस. सो व्हाट इज अ बिगर डेफिनेशन ऑफ डिमांड. पार्ट बाय पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया. अब मेरे को ये फुल डेफिनेशन लर्न करके बताओ. लर्न हो गया होगा. डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer is ready, willing and able to purchase at a particular price and at a particular period of time. Learn hua ki nahi? Have a look at the definition that is given on the screen. Still 2 people are there in the waiting room. Oh my god. Srishti and Gautam, please be on time from the next class. Srishti and Gautam, be on time from the next class. Tell me, क्या ये डेफिनेशन आप लोगों को लर्न हुआ? वापस से बोलो, डिमांड का डेफिनेशन क्या है? मेरे संग संग बोलो. जस्ट इमेजिन you are attending the live class and I'm just standing in front of you people. Then only you can attend the class seriously. जितना इमेजिन करोगे कि यू आर सिटिंग इन अ लाइव क्लासरूम, उतना अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, मेरे को आप लोग को आवाज सुनाई दे रहा है. Assume it, although I have muted you all. ठीक है, but I can see your lip sync, I can see your faces. Always try to turn your video on during the lectures so that I can interact with your eyes, I can interact with your face. आपका एक्सप्रेशन देख के मेरे को समझ में आएगा ना कि you are following the classes or not, irrespective of how you are looking. नेक्स्ट क्लास से ड्रेसअप होके आ जाना ना. सोचना कि लाइव क्लास है, अच्छे से जैसे जाते हो लाइव क्लास में वैसे ही होके बैठना. ठीक है, तब मजा आएगा पढ़ने में. सुनो, चलो मेरे को बताओ डिमांड का डेफिनेशन. इट रेफर्स टू दी, स्पीक इट अलोंग विथ मी, आई एम सीइंग योर लिप सिंक. Demand refers to the quantity of a commodity which a consumer is ready, willing and able to purchase at a particular price and at a particular period of time. ठीक है, so tell me what are the 3 elements of demand? Quantity, price, time and place. ठीक है, and what is the short definition of demand? Desire plus purchasing power. Desire plus purchasing power. So can I say, प्यार से डिमांड का डेफिनेशन कोई पूछे छोटा सा, तो आप क्या बोल दोगे? डिजायर बैक्ड अप बाय पर्चेसिंग पावर. मतलब इच्छा तो होना ही चाहिए, प्लस आपके पॉकेट में पैसा भी होना चाहिए डिमांड करने के लिए. नाउ लेट मी ऐड ईशा. ओ माय गॉड. चलो क्लियर है. तो फटाफट मेरे को बताओ, हम लोगों ने डिमांड का शॉर्टर डेफिनेशन भी कर लिया है. देखो, लुक एट द स्क्रीन. डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस परचेसिंग पावर. परफेक्ट. एंड व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड? क्वांटिटी, प्राइस, टाइम एंड प्लेस. क्वांटिटी, प्राइस, टाइम एंड प्लेस. लर्न इट अलोंग विथ मी वेरी क्विकली. इसको लर्न करते चलो. डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस परचेसिंग पावर. आपको कुछ भी लिखने का दरकार नहीं है क्योंकि सब कुछ आपके मैट में दिया हुआ है. ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट. कौन से मैट में? वो वाला मैट जो कि आपके एमईपीएल इंस्टीट्यूट से इशू हुआ है. आपको मैट मिला होगा ना एक तो. ठीक है, that mat has totally been formulated by me in a student friendly manner. ठीक है, वो पूरा मैट मैंने खुद बनाया. तो मेरा जो भी लेक्चर है सब कुछ आपको मैट में मिलेगा. सो डोंट वरी फॉर राइटिंग डाउन द स्टफ. जो लिखना होगा मैं लिखवा दूंगी. बोलो, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस परचेसिंग पावर. व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड? क्वांटिटी, प्राइस, स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस. लर्न हुआ कि नहीं? फटाफट बताओ. हो गया होगा. शैल वी प्रोसीड? अब नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिमांड. डिमांड का फीचर्स क्या है? सुनना ध्यान से. पॉइंट नंबर 1, डिमांड डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी. डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है? यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या होता है? ध्यान से सुनना. यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी. कोई भी कमोडिटी जो आपके वांट को सैटिस्फाई करता है, आपके लिए क्या क्रिएट करता है? यूटिलिटी. तो यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. ध्यान से मेरा बात सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ. कोई भी कमोडिटी जो आपके इच्छा को, जो आपके वांट को सैटिस्फाई कर रहा है, वो आपके लिए क्या क्रिएट कर रहा है? यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, बाय ईटिंग अ पीस ऑफ एप्पल यू आर गेटिंग your hunger is getting satisfied. So can I say एप्पल आपके लिए यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है. अब कोई दूसरा जन है, वो एक सिगरेट पी रहा है तो उसका हंगर सेटिस्फाई हो रहा है, तो सिगरेट उसके लिए यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है क्या? इसका आंसर दो. एक आदमी एप्पल खाया, उसका हंगर सेटिस्फाई हुआ, तो आप बोले एप्पल उसके लिए यूटिलिटी क्रिएट किया. दूसरा आदमी सिगरेट पिया, उसका हंगर सेटिस्फाई हो गया सिगरेट पी के, तो क्या सिगरेट उसके लिए यूटिलिटी क्रिएट किया? हाँ, बिल्कुल क्रिएट किया. समझ में आ रहा है? That means although cigarette is not useful, but it is creating utility for the consumer. So mind you, utility and usefulness are two different things. Utility has got no moral values. अगर आपको सिगरेट पीने से यूटिलिटी मिल रहा है तो वो यूजफुल तो नहीं है. हाँ, बिल्कुल सही बात है, यूजफुल नहीं है. सिगरेट इज वेरी मच हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, बट स्टिल इट इज गिविंग यूटिलिटी टू दैट कंज्यूमर.
तो आपको ये लॉजिक समझ में, यूटिलिटी अलग चीज होता है, यूजफुलनेस अलग चीज होता है। आप जो कंज्यूम कर रहे हो आपको उससे यूटिलिटी तो मिल रहा है, जरूरी नहीं है वो आपके लिए यूजफुल हो। तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, डोंट एवर गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू थिंग्स। कोई भी कमोडिटी जो आपके इच्छा को सेटिस्फाई कर रहा है वो आपके लिए क्या क्रिएट कर रहा है, यूटिलिटी। ठीक है, सिगरेट पीना मॉरल ग्राउंड्स को सेटिस्फाई नहीं करता, बट स्टिल वो उसके लिए यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो यूटिलिटी हैज गॉट नो मॉरल वैल्यू एंड यूटिलिटी का कोई यूजफुलनेस होना जरूरी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो मेरा बात सुनो ध्यान से, हम क्या बोले, कोई भी चीज आप ज्यादा कब डिमांड करोगे, जब आपको इससे क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और सेटिस्फैक्शन का दूसरा नाम क्या है, यूटिलिटी। सो ग्रेटर इज द यूटिलिटी, ग्रेटर विल बी द डिमांड। कैन आई से? अगर आपको कोई चीज से यूटिलिटी नहीं मिल रहा, आप उसको डिमांड क्यों करोगे? तो फर्स्ट फीचर मैंने क्या पढ़ाया डिमांड का, डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूटिलिटी पे। डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूटिलिटी पे। सेकेंड फीचर, डिमांड ऑलवेज मीन्स इफेक्टिव डिमांड। डिमांड वर्ड का मतलब हमेशा क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड। और इफेक्टिव डिमांड वर्ड का मतलब क्या होता है, डिजायर प्लस परचेसिंग पावर। इफेक्टिव डिमांड वर्ड का मतलब क्या होता है, डिजायर प्लस परचेसिंग पावर। एंड द लास्ट फीचर, डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो, FLOW, फ्लो कॉन्सेप्ट। अब ये फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इट चेंजेस, इट इज नॉट स्टैटिक, इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इस एक दो दो आदमी खड़ा है, एक तरफ पतला एक तरफ मोटा। एक पतला आदमी एक चपाती खाया, उसका हंगर सेटिस्फाई हुआ। एक मोटा आदमी 4 चपाती खाया हो, तब उसका हंगर सेटिस्फाई हुआ। तो कहने से डिमांड फॉर चपाती वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अलग अलग आदमी का अलग अलग डिमांड होता है। So it varies from person to person. Now, how does it varies from place to place? It also varies from place to place. If you talk about India, women generally prefers wearing sarees and suits. But if you go to foreign countries like Germany, if you are going, say, there you are not going to find out a single woman wearing sari. है ना, टी शर्ट जीन्स शॉर्ट्स वो लोग उसमें घूमते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग डिमांड हुआ ना क्लोथ्स का। तो डिमांड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। डज इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज वेल? हाँ, टाइम टू टाइम में भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज मेरे को बताओ, सैनिटाइजर क्या पहले घर में यूज करते थे? नहीं करते थे। अभी सबके घर में सैनिटाइजर मिलेगा। तो कुछ टाइम पहले का बात करो, बिफोर द पैंडेमिक वाज देयर, बिफोर द कोरोना वायरस आउटब्रेक वाज देयर, सैनिटाइजर आपको घर में नहीं मिलता था, बट अभी सब घर घर में सैनिटाइजर है। तो डिमांड फॉर सैनिटाइजर बढ़ गया विद टाइम, इट चेंज विद टाइम। समझ में आ रहा है? अब आप सीजनल चेंज को ही ले लो, विद द चेंज इन द सीजन योर प्रेफरेंसेस चेंजेस। विंटर सीजन में यू प्रेफर टू वेयर वुलन क्लोथ्स, समर सीजन में यू आर वेयरिंग थिन क्लोथ्स, रेनी सीजन में यू आर वेयरिंग रेन कोट्स। समझ में आ रहा है? सो इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज वेल। तो डिमांड, एक बात बताओ, कांस्टेंट रहता है क्या? नहीं, कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होते रहता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। तो डिमांड कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? फ्लो कॉन्सेप्ट। So demand is a static concept, ki flow concept, it is a flow concept. So what are the three features of demand that we have discussed? Number one, demand depends upon utility. Demand किसके ऊपर डिपेंड करता है? यूटिलिटी के ऊपर। ठीक है। The second feature is demand always means effective demand. And effective demand word का मतलब क्या होता है? Desire plus purchasing power. And demand is a flow concept. Flow concept मतलब it varies from person to person, place to place and time to time. ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। फटाफट इसको रिवाइज कर लो फीचर्स ऑफ डिमांड को। डिमांड डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी, एंड यूटिलिटी और यूजफुलनेस एक ही चीज होता है क्या? बिल्कुल एक चीज नहीं होता। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इफेक्टिव डिमांड वर्ड का मतलब क्या होता है? डिजायर प्लस परचेसिंग पावर। और फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। लर्न इट वेरी क्विकली, हैव अ लुक एट द फीचर्स, वेरी क्विकली हैव अ लुक एट द फीचर्स। आई होप वी आर थ्रू विद द फीचर्स वाला कॉन्सेप्ट। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब ये जो कस्टमर का डिमांड है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि उसको इफेक्ट करते हैं। और हमेशा याद रखना, बहुत सारे फैक्टर है ना, बट हम लोग एक एक करके एक एक फैक्टर पढ़ेंगे, और जब भी एक फैक्टर इफेक्ट करेगा डिमांड को, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहने वाले। ठीक है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड वेरियस फैक्टर्स that affects your demand is called as individual demand function. The relationship, the functional relationship between demand and various factors that affects your demand is called individual demand function.
और बहुत सारे फैक्टर है जो कि आपके डिमांड को इफेक्ट करते हैं. द फर्स्ट फैक्टर, द मोस्ट कॉमन फैक्टर इज द प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी. चलो प्राइस का बात करते हैं. कोई भी चीज आप ज्यादा कब खरीदोगे, ज्यादा डिमांड कब करोगे, टेल मी. जब प्राइस ज्यादा है, जब प्राइस ज्यादा महंगा है, कि जब प्राइस कम है, टेल मी. एक बच्चा भी बता देगा इसका आंसर. कोई भी चीज आप ज्यादा कब खरीदोगे, जब प्राइस ज्यादा है कि जब प्राइस कम है प्रोडक्ट का, जब चीज सस्ता है कि जब चीज महंगा है. आप देखते हो जब सेल लगता है मॉल में, भयानक वाला भीड़ हो जाता है, लोग खरीदने चले जाते हैं सामान, प्राइस जब गिर जाता है. तो खुद सोच के बताओ, व्हेन यू आर गोइंग टू डिमांड ग्रेटर, व्हेन द प्राइस इज लोअर और व्हेन द प्राइस इज हायर, कम दाम में. तो यानी कैन आई से व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, जब प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगा. कैन आई से प्राइस गिर रहा है डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है डिमांड बढ़ रहा है, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन के ऑपोजिट. जस्ट लुक एट माय हैंड्स एंड टेल मी. प्राइस गिरा, कस्टमर का डिमांड बढ़ा, एक गिर रहा है दूसरा बढ़ रहा है. आर दे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन, टेल मी. लुक एट माय हैंड्स एंड टेल मी. प्राइस फॉल्स, डिमांड इज राइजिंग, and price rises, demand is falling. Are they moving in the same direction कि opposite direction? Opposite direction. And you know जब भी दो वेरिएबल के बीच में opposite relation होता है उसको हम लोग inverse बोलते हैं. क्या बोलते हैं? inverse. So can I simply say there exists an inverse relationship between price and quantity demanded? Can I say there is an inverse relationship between price and quantity demanded? और जस्ट नाउ मैंने अभी क्या बोला, जब भी आप एक फैक्टर का डिस्कशन करोगे अदर फैक्टर्स क्या रहने वाला है, कांस्टेंट. तो इसलिए अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट. कैन आई से, ठीक है. So can I say there exists an inverse relationship between price and quantity demanded? Other factors remaining constant, which means what? When price will fall, quantity demanded will rise, and vice versa. Vice versa मतलब price rises, quantity will fall. Clear है? तो इस तरह से हम लोग को एक एक करके सारा फैक्टर पढ़ना है. So have a look at the individual demand function. So देख रहे हो, individual demand function is denoted like this. ये सारे फैक्टर्स मैंने लिखे हैं. डिमांड फंक्शन के बगल में dx का फुल फॉर्म क्या है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी x. यानी हम लोग किस कमोडिटी का बात कर रहे हैं, किस कमोडिटी के डिमांड का बात कर रहे हैं जिसका नाम x है. dx कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है. आपको देख के लगता है ये dx क्या है भाई, d का मतलब डिमांड है. आपको x नहीं अच्छा लगता, कमोडिटी का नाम मैंने x रख दिया. आपको x नहीं अच्छा लगता, आपको जो कमोडिटी डिमांड करना है आप करो. शर्ट डिमांड करना है, क्लॉथ्स डिमांड करना है, आपको कार डिमांड करना है, आपको चॉकलेट्स डिमांड करना है, आपको आइसक्रीम डिमांड करना है, पिज्जा डिमांड करना है, जो भी चीज अच्छा लगता है डी के बगल में लिख लो. तो अब वहां डी पिज्जा लिखेंगे तो खराब लगेगा ना, इसलिए मैंने उसको एक्स से डिनोट कर दिया. अपने दिमाग में आप पिज्जा लेके चलो, ठीक है. एफ का मतलब है रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप. और पी, पी आर, आई टी, एफ, ये सारे फैक्टर्स है जो कि डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. जरूरी नहीं है एक्स लिखना, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि आपको डी एक्स ही लिखना पड़ेगा. आप डी वाई लिख लो, डी जेड लिख लो, डी ए, डी बी, डी सी, डी डी, कुछ भी लिख लो ना. एक्स कुछ नहीं है, एक कमोडिटी का नाम, दैट्स इट. dx is nothing but the name of the commodity x. तो dx का फुल फॉर्म क्या है, dx is nothing but डिमांड. ठीक है, क्या चीज का डिमांड है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी जिसका नाम मैंने क्या रख दिया है, x. क्लियर है. f का फुल फॉर्म क्या, फंक्शनल रिलेशनशिप. अभी जस्ट हम लोग प्राइस के बारे में पढ़ रहे थे, इट इज px. px, px क्यों लिखा, क्योंकि कमोडिटी का ही प्राइस का बात हो रहा है ना. तो px स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ द कमोडिटी x जिसका डिमांड का डिस्कशन हो रहा है. PR का फुल फॉर्म है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. I स्टैंड्स फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर. T का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. FE का फुल फॉर्म है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो इतने सारे फैक्टर्स डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे. तो अब एक एक करके हम लोग का काम है एक एक करके सारे फैक्टर्स को डिस्कस करना है, जिसमें से शायद मैंने पहला फैक्टर ऑलरेडी आपके संग डिस्कस कर चुका है, PX, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अभी आप लोगों ने मेरे को जस्ट ना बताया था, क्या बताया था फटाफट मेरे को बताओ. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आप डिमांड गिरा दोगे, और अगर प्राइस गिरेगा आप डिमांड बढ़ा दोगे, राइट. इनवर्स रिलेशनशिप. और मैंने और एक लाइन बोला था कि आप एक फैक्टर का अगर आप एक फैक्टर का रिलेशन पढ़ोगे तो अदर फैक्टर्स क्या रहने वाला है, कांस्टेंट. तो यहाँ हम लोग किसका रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का. यानी अदर फैक्टर्स क्या रहने वाला है, कांस्टेंट. तो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी पी आर आई टी एफ ई, क्या वो चेंज होगा जब पीएक्स चेंज हो रहा है, फटाफट बताओ. जब पीएक्स चेंज हो रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज चेंजिंग, क्या पीआर आई टी और एफई चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा. ठीक है, तो क्योंकि वो चेंज नहीं होगा इसलिए हम लोग उसको उसके ऊपर बार साइन पुट कर देंगे. क्या पुट कर देंगे, बार साइन. बार साइन क्या इंडिकेट करता है बताओ. व्हेन यू पुट अ बार साइन ऑन अ वेरिएबल दैट मींस इट इज कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी चेंज्ड. px के ऊपर भी बार लगा दे क्या, फटाफट आंसर करके बताओ. shall I put a bar on the px variable? No, obviously no. Why? Because px is changing. तो अभी जस्ट ना हम लोगों ने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनना मेरा बात. जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल करेगा तो कैन आई से डिमांड बढ़ेगा.
आपको ये वाला एरो समझ में आ रहा है? नथिंग. प्राइस डाउनवर्ड एरो मींस फॉल्स, डिमांड राइजेस, अपवर्ड एरो मींस डिमांड इज राइजिंग. ठीक है, तो यानी बोथ आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप आ गया? इनवर्स रिलेशनशिप आ गया. कोई दिक्कत है? ठीक है, और अदर फैक्टर्स क्या है? दे आर रिमेनिंग कांस्टेंट. तो बार बार मैं अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट नहीं बोलूंगी, बल्कि उसकी जगह मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगी? सेटेरस पेरिबस. ठीक है, rather than saying other factors are remaining constant, I am going to indicate it by a word ceteris paribus. ceteris paribus word का मतलब क्या होता है? other factors are remaining constant. ceteris paribus word का मतलब क्या होता है? other factors are remaining constant. क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक हम लोगों ने किसका रिलेशनशिप किया? फर्स्ट वेरिएबल का, डिमांड और प्राइस के बीच में. दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स. और अदर फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट. अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट की जगह मैंने क्या वर्ड यूज किया? सेटेरस पेरिबस. तुमको पता है एग्जाम में इतना बचकाना क्वेश्चन आता है, द वर्ड सेटेरस पेरिबस मींस डैश, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. सेटेरस पेरिबस वर्ड का मतलब क्या होता है? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. और ये रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स. अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा. सो कैन आई से there exists an inverse relationship between price of the own commodity and quantity demanded. Ceteris paribus, other factors remaining constant, and this means when price will rise, quantity demanded will fall, and when price will fall, quantity demanded will rise. कोई डाउट है यहाँ तक? आपको पता है इस सिर्फ डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप को हम लोग प्यार से लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं. ठीक है, सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप जो अभी हम लोग डिस्कस किए, इसका प्यारा नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमांड. इसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड. क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? अब हम लोग जो है वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द ग्राफ. सुनना मेरा बात ध्यान से. नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द ग्राफ. ग्राफ बहुत बच्चा लोग को फोबिया होता है. क्या आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसको बोलते हैं? फटाफट मेरे को बताओ, इसमें एक्स एक्सिस कौन सा, वाई एक्सिस कौन सा? वेरी क्विकली टेल मी. एक्स एक्सिस कौन सा, वाई एक्सिस कौन सा? नीचे वाला एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला वाई एक्सिस है. हमेशा याद रखना, ये पूरा एंटायर चैप्टर ऑफ डिमांड में मेरे को जो वाई एक्सिस है वहां पे फैक्टर्स को मेजर करना है और एक्स एक्सिस में डिमांड को मेजर करना है. ठीक है, तो कैन आई सिंपली राइट हियर एक्स एक्सिस में हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं? डिमांड. ठीक है, डिमांड फॉर विच कमोडिटी? डिमांड ऑफ एक्स को मेजर कर रहे हैं. ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स. और यहाँ पे अभी हम लोग कौन सा फैक्टर का डिस्कशन कर रहे हैं? प्राइस का. तो आई कैन राइट हियर सिंपली प्राइस. किसका? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स. यू नो इट, ओरिजिन आपको पता है ये बीच वाला होता है. क्लियर है यहाँ तक? और हमेशा याद रखना, हम लोग प्राइस पर यूनिट का बात करते हैं. आर वी टॉकिंग अबाउट द टोटल प्राइस की पर यूनिट का प्राइस? पर यूनिट का प्राइस, नॉट अबाउट द टोटल प्राइस. क्लियर है? तो ध्यान से सुनना. लेट अस सपोज प्राइस जब 10 रुपया पर यूनिट था. प्राइस जब कितना था? 10 रुपया पर यूनिट. जब प्राइस 10 रुपया पर यूनिट था ना, हम लोग पता है कितना यूनिट्स डिमांड कर रहे थे? वी वर परचेजिंग 2 यूनिट्स. हम लोग कितना यूनिट्स परचेज कर रहे थे? 2 यूनिट्स. जब प्राइस 10 रुपया पर यूनिट था, हम लोग कितना यूनिट्स खरीदे थे? 2 यूनिट. यानी 2 यूनिट का दाम 10 रुपया है क्या? नहीं, 1 यूनिट का दाम 10 रुपया है. हम लोग यहाँ प्राइस पर यूनिट का बात कर रहे हैं. ठीक है, तो मेरे को एक सिंपल लॉजिक बताओ. अगर प्राइस, ध्यान से सुना, अगर प्राइस गिर गया, प्राइस फॉल्स टू ₹5, प्राइस अगर गिर गया, आपको इतना समझ में आता है प्राइस गिरेगा तो नीचे की तरफ जाओगे, तो प्राइस 10 से ₹5 हो गया. तो टेल मी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा कि गिरेगा? फटाफट सोच के बताओ. क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा कि गिरेगा? वेरी क्विकली बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड. सो कैन आई से जब प्राइस गिर के 5 रुपया हुआ, मेरा क्वांटिटी बढ़कर 3 यूनिट्स हो गया. ठीक है, तो अब 3 यूनिट्स यानी 5 रुपया में कितना यूनिट्स खरीद रहे हो? 3. कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, मान लो प्राइस बढ़कर 15 रुपया पर यूनिट हो गया. अभी प्राइस बढ़कर कितना हो गया? 15 रुपीज पर यूनिट. ठीक है, तो अब मेरे को बताओ डिमांड बढ़ेगा कि गिरेगा? प्राइस बढ़ गया, अब बताओ डिमांड गिरेगा कि बढ़ेगा? प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगा क्या? गिरेगा ना. किस तरफ आ जाओगे? 1 यूनिट कंज्यूम करने लगे मान लो. कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, डिमांड कम हो गया. वेरी सिंपल. पहले प्राइस 10 रुपया था, आप 2 यूनिट खरीद रहे थे. प्राइस गिरा 5 रुपया, तो आप बढ़ाकर डिमांड को 3 यूनिट्स कर दिए. प्राइस बढ़ गया 15 रुपया, आप डिमांड को गिरा दिए, इस तरफ आ गए, 1 यूनिट करने लग गए. तो ये जो सारा पॉइंट्स है, आप ऊपर से नीचे अगर ज्वाइन करोगे तो आपको इस तरह से एक कर्व ऊपर से नीचे स्लोप होता हुआ दिखाई देगा. तो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, यानी कैन आई से दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. कैन आई से डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. So what is the shape of the demand curve you are getting? It is a downward sloping curve. ठीक है,
और एक चीज याद रख लो, जब भी दो वेरिएबल के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, जब भी दो वेरिएबल के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, द शेप हैज टू बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब भी दो वेरिएबल के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, द शेप हैज टू बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। So what is the shape of the demand curve? It is downward sloping curve. Why? Because the relationship was inverse. तो अगर मैम डायरेक्ट रिलेशन होगा तो शेप अपवर्ड हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल। और अगर रिलेशनशिप डायरेक्ट होगा तो शेप क्या हो जाएगा? अपवर्ड स्लोपिंग। और आपको मैंने और एक चीज बताया था, दिस एंटायर रिलेशनशिप ओनली बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज आल्सो टर्म्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एंड द रिलेशनशिप इज इनवर्स between price and quantity demanded. Ceteris paribus. Ceteris paribus word का मतलब क्या हुआ? Other factors are remaining constant. Other factors are remaining what? Constant. क्लियर है कि नहीं? फटाफट बताओ, देख लो ये डायग्राम क्लियर है कि नहीं। ठीक है, so this was quantity demanded for a commodity X. ये जो था ये मेरा क्या था? quantity demanded. ठीक है, quantity demanded of commodity X. और यहाँ पे मेरा क्या था? प्राइस। दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन था, इस रिलेशन को लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। और डिमांड कर्व का शेप कैसे है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। And when price will rise, quantity demanded will fall. Both are moving in the opposite direction. Therefore, the relationship was inverse, and this entire relationship is termed as law of demand. Very quickly check out the relationship. Other factors are going to remain constant. इसके ऊपर क्या बैठा हुआ है? बार साइन। ठीक है, वेरी क्विकली देखो समझ में आया कि नहीं? Is it clear or not? Very quickly tell me. फटाफट देख के बताओ समझ में आया कि नहीं? Look at the diagram. Is it clear? ठीक है, तो हम लोग डिमांड फंक्शन डिस्कस कर लिए, उसका पहला फैक्टर हम लोग क्लियर कर चुके हैं। क्लियर है? तो देखो ये वाला पेज आपके मैट में भी है, जो मैट मैंने दिया है। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, पहला फैक्टर क्लियर हम लोगों ने कर लिया, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, इनवर्स रिलेशन, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, ceteris paribus, other factors remaining constant, and the shape of the demand curve is downward sloping, and you can follow the relationship, P rises, D falls, P falls, D rises. कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? Now let us move on to the next factor. The next factor, the first factor is clear. The next factor that we are going to discuss is price of the related goods. ठीक है, देखो PR, PR का full form क्या है? Price of the related goods. What does PR stands for? PR stands for price of the related goods. ठीक है, तो अब ध्यान से मेरा बात सुनना, जब आप PR का डिस्कशन कर रहे हो, यानी अब की बार PR तो चेंज होगा, तो PR के ऊपर बार साइन रहेगा कि नहीं रहेगा? फटाफट बताओ मेरे को, PR के ऊपर बार साइन रहेगा कि नहीं रहेगा? PR के ऊपर बार साइन नहीं रहेगा, रादर बार साइन किसके ऊपर आ जाएगा? मेरे को बताओगे बार साइन किसके ऊपर आ जाएगा? वेरी क्विकली टेल मी। बार साइन किसके ऊपर आ जाएगा? बताओ। PR के ऊपर बार साइन हट गया क्योंकि वो चेंज करेगा, PX के ऊपर आ जाएगा ना बार साइन। ठीक है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ? PR। PR का फुल फॉर्म क्या है? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। PR का फुल फॉर्म क्या है? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जिसको हम लोग अदर गुड्स भी बोलते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। व्हाट आर द टू टाइप ऑफ रिलेटेड गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अब जो हम लोग एक एक करके सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिस्कशन करेंगे। सो व्हाट इज योर फैक्टर नंबर 2? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड? सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है और क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करें। यू नो सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर आल्सो नोन एज कॉम्पीटिंग गुड, क्योंकि एक दूसरे से दोनों गुड कॉम्पीट करता है। कभी भी एक आदमी दोनों गुड को साथ में कंज्यूम नहीं करेगा, या तो इसको या तो उसको। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। टेल मी सम एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स वेरी क्विकली। बताओ सब्स्टिट्यूट गुड्स का कुछ एग्जांपल। वेरी क्विकली टेल मी सम एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। फटाफट बताओ। यस, वेरी गुड। टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी आर द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। और खाली टी कॉफी आता है क्या सबको? और कुछ एग्जांपल बताओ। टी एंड कॉफी तो आप बोल दिया, और कुछ बताओ। माय गॉड, कार एंड पेट्रोल सब्स्टिट्यूट हुआ?
मतलब गाड़ी नहीं है तो आप पेट्रोल के ऊपर बैठ के चले जाओगे क्या? पेट्रोल पे बैठ के सीधा कहाँ जाओगे पता है ना? क्या बोलते हो? कार एंड पेट्रोल सब्स्टिट्यूट है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ ठीक है, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, पेन एंड पेंसिल, पेप्सी एंड कोको कोला, ऑल राइट, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड नहीं मिला दुकानदार के पास तो खाली बटर ले और बटर को खा गए पूरा कच्चा। व्हाट नॉनसेंस। कॉम्प्लीमेंट्री है बाबा, वो साथ में खा रहे हो। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्लियर करो दिमाग में। सब्स्टिट्यूट मतलब दे आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर। आप टी कॉफी मिला के पीते हो क्या साथ में? टी नहीं मिला तो कॉफी पी लिए, कॉफी नहीं मिला तो टी पी लिए। बट कार नहीं मिला तो पेट्रोल में बैठ के चले गए, पेट्रोल नहीं मिला तो कार में बैठ के चले गए। वो लोग दोनों तो साथ में यूज होता है। ऑडी एंड बीएमडब्ल्यू, एक्सीलेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस, डोमिनोज एंड पिज्जा हट। चलो, घी एंड बटर, ऑल राइट, ठीक है। तो लेट अस टेक द मोस्ट कॉमन एग्जांपल एज यू हैव सजेस्टेड मी, टी एंड कॉफी। आपका फेवरेट एग्जांपल लेते हैं, चलो टी एंड कॉफी। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, टी और कॉफी का एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है, ध्यान से सुनना। दो कमोडिटी इन्वॉल्वड है। पहला फैक्टर में एक ही कमोडिटी का प्राइस का बात हो रहा था, उसी का डिमांड का बात हो रहा था, बट यहाँ पे दो कमोडिटी का बात हो रहा है, एक का प्राइस और दूसरा का डिमांड का। तो मान लो टी का प्राइस जो है ना, टी का प्राइस बढ़ गया, टी का प्राइस बढ़ गया, टी महंगा हो गया, तो आप क्या पीना प्रेफर करोगे? एज अ कंज्यूमर आप क्या पीना प्रेफर करोगे? टी को पियोगे कि कॉफी पियोगे? टी महंगा हो गया, आप क्या पीना पसंद करोगे? फटाफट बताओ। टी अगर महंगा हो गया तो आप क्या पीना पसंद करोगे? कॉफी पीना पसंद करोगे। सो कैन आई से व्हेन प्राइस ऑफ टी राइजेस, डिमांड फॉर कॉफी विल राइज? कैन आई से व्हेन प्राइस ऑफ टी राइजेस, डिमांड फॉर कॉफी विल राइज? यानी यहाँ दो कमोडिटी का बात हो रहा है, एक का प्राइस दूसरा का डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। तो एक का प्राइस बढ़ा, दूसरा का डिमांड बढ़ गया। एक कमोडिटी का बात नहीं हो रहा है, दो कमोडिटी, एक का प्राइस दूसरे कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा दिया। टी का प्राइस बढ़ा, कॉफी का डिमांड बढ़ा। एम आई राइट? अगर मान लो टी का प्राइस गिर गया, टी का जो प्राइस है वो कम हो गया, तो आप टी पियोगे ना, यानी कॉफी का डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कॉफी का डिमांड को आप क्या कर दोगे? कम कर दोगे। तो आपको दिखाई दे रहा है प्राइस और डिमांड जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि ऑपोजिट में? फटाफट बताओ। Price rises for tea, demand for coffee also rises. Both are moving in the same direction कि opposite direction? Tell me very quickly. Both are moving in the same direction कि opposite direction? Same direction. और अगर same direction में जा रहा है तो रिलेशनशिप को आप क्या बोलते हो? डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आप रिलेशनशिप को क्या बोलते हो? डायरेक्ट बोलते हो कि नहीं? और अभी जस्ट नाउ हम लोग पढ़े थे, जब भी वेरिएबल के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है वहां पे शेप ऑफ द कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। वहां पे शेप ऑफ द कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। अभी प्रीवियस में शेप ऑफ द कर्व वाज डाउनवर्ड बिकॉज द रिलेशनशिप वाज इनवर्स, बट यहाँ पे रिलेशन है डायरेक्ट, तो शेप क्या हो गया? अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है यहाँ तक? वेरी सिंपल। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व? इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो हम लोग का कंक्लूजन क्या आया? ध्यान से सुनना, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट। अब सिर्फ ये बोलोगे डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, जीरो। सिर्फ प्राइस डिमांड बोल रहे हो यानी यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन कमोडिटी, और प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ पे क्या बोलोगे? देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट गुड। है ना, दो कमोडिटी का बात हो रहा है, एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरा का डिमांड बढ़ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सेटरेस पेरिबस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इसका डायग्राम मेरे को बताओ कि कैसा होगा? वेरी क्विकली, हाउ शुड आई ड्रॉ द डायग्राम? यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी बताओ? प्राइस फैक्टर लिखते हैं ना, प्राइस ऑफ टी लिख दिए, तो नीचे में क्या लिखे? डिमांड फॉर टी। दो कमोडिटी का बात हो रहा है, एक का प्राइस और दूसरा का डिमांड। फटाफट बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? डिमांड फॉर क्या लिखे? डीडी मतलब मेरा डिमांड होता है। बोलो डिमांड फॉर क्या लिखे? वेरी गुड, कॉफी। और अभी आप लोग बोलो दोनों में रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट मतलब शेप डाउनवर्ड बनाए कि अपवर्ड? अपवर्ड बना दे। तो कैन आई से दिस इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड कर्व कैसा हो गया मेरा? अपवर्ड स्लोपिंग। सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड कर्व मेरा कैसा हो गया? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। कोई दिक्कत है? तो ग्राफ एकदम सिंपल, आपको रटना नहीं है, खाली रिलेशनशिप चेक करो। रिलेशनशिप कैसा है? वेरिएबल के बीच में डायरेक्ट है तो शेप अपवर्ड होगा। वेरी क्विकली हैव अ लुक एट द सब्स्टिट्यूट गुड्स। टी का प्राइस बढ़ा, कॉफी का डिमांड बढ़ा। टी का प्राइस गिरा, कॉफी का डिमांड गिरा, यानी दोनों के बीच में रिलेशनशिप डायरेक्ट है, तो इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो गया, और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, सेटरेस पेरिबस। Absolutely clear or not? फटाफट tell me, absolutely clear or not? And substitute goods are also known as dash competing goods. Example, tea and coffee, ghee and butter, etc. ठीक है? Now let us move on to the complementary goods. Let us move on to the complementary goods.
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का आप लोग मेरे को एग्जांपल बताओ फटाफट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डेफिनेशन सुन लो, दे आर जॉइंटली कंज्यूम्ड टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर ह्यूमन वांट। दे आर जॉइंटली कंज्यूम, साथ में कंज्यूम होते हैं। फटाफट अब एग्जांपल बताओ। कार पेट्रोल वाला बच्चा कहाँ गया बोलो? कार एंड पेट्रोल। अब इसका आंसर होगा कार एंड पेट्रोल। ब्रेड एंड बटर, नो इट इज द आंसर, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, मोबाइल एंड सिम कार्ड, ऑल राइट, मोबाइल एंड चार्जर, वेरी गुड। सब कुछ आपका मोबाइल से चालू होता है, मोबाइल पे ही खत्म होता है। मोबाइल बिना तो दुनिया ही नहीं है। आंख खुलता है तो मोबाइल, आंख बंद होता है तो मोबाइल, तकिया के नीचे मोबाइल। बोलो मैम आपको कैसे पता? मेरा दुनिया और आपका दुनिया अलग तो नहीं है ना, हम भी उसी दुनिया का पार्ट है। ठीक है, टी एंड शुगर, शूज एंड सॉक्स, एक्सीलेंट। तो आपको ये समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड जॉइंटली कंज्यूम होता है, साथ में कंज्यूम करता है कंज्यूमर। तो लेट्स टेक द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, हम लोग कौन से एग्जांपल ले रहे हैं फटाफट मेरे को बताओ, ब्रेड एंड बटर। तो ध्यान से मेरे को सोच के बताना। ब्रेड का दाम बढ़ गया, ठीक है, ब्रेड का दाम बढ़ गया, तो ब्रेड खाओगे क्या? फटाफट आंसर करो, ब्रेड का दाम बढ़ गया, ब्रेड खाओगे क्या? ब्रेड का दाम बढ़ गया, ब्रेड कम कर दोगे ना एज ए जनरल कंज्यूमर। तो एक बात बताओ, ब्रेड ही नहीं खरीद रहे हो तो क्या बटर को खरीदोगे? ब्रेड ही नहीं ले रहे हो तो बटर का डिमांड बढ़ेगा कि गिरेगा? सोच के बताओ। ब्रेड का दाम बढ़ गया, ब्रेड नहीं खरीद रहे हो तो क्या बटर का डिमांड बढ़ेगा कि गिरेगा? बटर गिर जाएगा ना, क्योंकि ब्रेड में तो बटर लगा लगा के खाते हो, मक्खन पॉलिश करके। समझ में? सो इफ प्राइस ऑफ ब्रेड राइजेस, कैन आई से डिमांड फॉर बटर विल फॉल? कैन आई से डिमांड फॉर बटर विल फॉल बिकॉज बोथ आर बीइंग कंज्यूम्ड जॉइंटली। एक का प्राइस बढ़ा, दूसरा का डिमांड गिर गया। और जब ब्रेड सस्ता हो गया, जब ब्रेड का दाम गिर गया, तो ब्रेड ज्यादा ज्यादा खाओगे तो उसके लिए ज्यादा ज्यादा बटर भी तो चाहिएगा, मक्खन भी तो चाहिएगा। तो फिर बटर का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। जब ब्रेड सस्ता हुआ तो बटर का डिमांड बढ़ेगा कि गिरेगा? फटाफट बताओ। जब ब्रेड सस्ता हो गया तो ब्रेड ज्यादा ज्यादा खरीद रहे हो, ब्रेड ज्यादा खरीदोगे तो बटर को भी ज्यादा खरीदना पड़ेगा, तो बटर का डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। तो बताओ यहाँ रिलेशनशिप कैसा आया? टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप? प्राइस बढ़ा, डिमांड गिर गया बटर का। So both are moving this time in the same direction कि opposite direction? Opposite direction, and opposite direction का मतलब आपको अच्छे से पता है relationship कैसा आ गया? Inverse। यानी can I say there exists an inverse relationship between price of one good and demand for its complementary good? Ceteris paribus। ceteris paribus मैम क्या होता है? हमको नहीं समझ में आ रहा, समझाइए ना, समझाओ। चैट बॉक्स में लिखो ceteris paribus क्या होता है? What does the word ceteris paribus means? Very quickly tell me. The word ceteris paribus means what? फटाफट यार, एनर्जी लेवल बढ़ाओ। ceteris paribus मतलब क्या होता है? ceteris paribus मतलब क्या होता है? वेरी गुड, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, और अगर यहाँ इनवर्स रिलेशनशिप है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, तो अपने आप मेरे को शेप बता दो डिमांड कर्व का, हम नहीं बताने वाले। बताओ अगर इनवर्स रिलेशन है तो शेप कैसा आएगा? वेरी क्विकली टेल मी, अगर रिलेशनशिप इनवर्स है शेप कैसा आएगा? डाउनवर्ड। एक लेमैन भी बता देगा कि डायरेक्ट है तो अपवर्ड और इनवर्स है तो डाउनवर्ड। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी शेप हम लोग डिस्कस कर लिए। व्हाट इज गोइंग टू बी द शेप ऑफ द डिमांड कर्व? इट इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे स्लोप करेगा। यहाँ पे फटाफट बताओ क्या लिखे हम? प्राइस ऑफ ब्रेड, और नीचे क्या लिखे? डिमांड फॉर ब्रेड ही लिख दे क्या? नीचे क्या होगा? डिमांड फॉर बटर। दो कमोडिटीज का बात हो रहा है। Always mind you, in case of related goods, we are talking about price of one commodity and demand for the other related goods. अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात है तो वहां रिलेशनशिप डायरेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बात है तो वहां रिलेशनशिप इनवर्स है। Therefore, the shape is going to be downward sloping. ठीक है, चेक कर लो क्लियर है कि नहीं। एंड अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। So this completes your concept of related goods. Price of related goods is over. Very quickly check it out. चेक करो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्लियर है कि नहीं, देख लो। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स हम लोग पढ़ लिए, सब्स्टिट्यूट में हम लोग क्या पढ़ लिए? डायरेक्ट रिलेशनशिप, दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। परफेक्ट, क्लियर है? मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर है? सो वी आर थ्रू विद प्राइस ऑफ अदर गुड्स एज वेल। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में आप देख रहे हो क्लियरली लिखा हुआ है अपवर्ड स्लोपिंग, बट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लिखा है? इनवर्स एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। कोई दिक्कत है? प्राइस ऑफ द अदर गुड्स क्लियर है? चलो अब यहाँ पे देख लो, आपके जो मेरे मैट में दिया हुआ है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, क्या लिखा हुआ है? कॉम्पीटिंग गुड्स बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूट गुड्स, एग्जांपल टी एंड कॉफी। डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड फॉर इट सब्स्टिट्यूट गुड। सेटरेस पेरिबस। शेप देख रहे हो कैसे है? अपवर्ड स्लोपिंग। प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड फॉर कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ब्रेड एंड बटर, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सेटरेस पेरिबस। प्राइस ऑफ ब्रेड, डिमांड फॉर बटर। देख रहे हो कैसा इनवर्स रिलेशन, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व।
कोई दिक्कत है? क्लियर है? यहाँ तक पूरा परफेक्ट है? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। सो द नेक्स्ट फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड फैक्टर हम लोग अभी क्या डिस्कस करने वाले, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो फटाफट एक बार फंक्शन में, और मेरे को बताओ यहाँ पे इस फंक्शन में मैं किसके ऊपर से बार हटा दूं और किसके ऊपर बार आ जाएगा, बताओ। आई के ऊपर से बार हट जाएगा ना आपकी बार, और किसके ऊपर बार आ जाएगा, फटाफट सोच के बताओ। बार किसके ऊपर आ जाएगा, पीआर चेंज नहीं होगा, पीआर विल नॉट चेंज। नाउ दिस टाइम हु इज गोइंग टू चेंज, आई, तो इसलिए उसके ऊपर से बार हटा दिया गया, ठीक है। अब आई चेंज हो सकता है, आई स्टैंड्स फॉर व्हाट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर में भी हम लोग टू टाइप्स का गुड्स का डिस्कशन करेंगे। इन केस ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर वी आर गोइंग टू डिस्कस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ गुड्स। So the next factor that we are going to discuss right now is factor number 3, income of the consumer. So what is the factor number 3? Income of the consumer. इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हम लोग दो गुड्स का डिस्कशन करेंगे, नॉर्मल गुड्स का और इंफीरियर गुड्स का। किसका किसका डिस्कशन करेंगे बताओ, नॉर्मल गुड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इंफीरियर गुड्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग लेंगे आज नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होता है, ध्यान से सुनो। नॉर्मल गुड्स आर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स व्हिच पीपल लाइक टू कंज्यूम, जिसको खाना लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स को हम लोग नॉर्मल गुड्स बोलते हैं, ठीक है। मेरे को खाना अच्छा लगता है, उसको नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। तो एक खुद एक जनरल सा आंसर दो मेरे को, अगर आप ज्यादा पैसा कमाने लगोगे, आपका इनकम बढ़ गया, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो आप अच्छा अच्छा गुड्स ज्यादा खाओगे कि कम कर दोगे, बताओ। इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, टेल मी, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, तो आप नॉर्मल गुड्स का डिमांड ज्यादा करोगे कि कम करोगे, सोच के बताओ। आपका पैसा ज्यादा ज्यादा आ रहा है, आपका इनकम बढ़ रहा है, तो आप नॉर्मल गुड्स ज्यादा खाओगे कि कम खाओगे, ऑब्वियसली ज्यादा खाओगे। कोई डाउट है यहाँ तक? या किसका रिलेशन हो रहा है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स का। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड आल्सो राइजेस। आईएनसी का फुल फॉर्म क्या, इनकम। नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। और मान लो अगर आपका इनकम गिर गया, अगर आपका इनकम गिर गया, तो नॉर्मल गुड्स का जो डिमांड है वो भी आप क्या कर दोगे, गिरा दोगे ना। तो यहाँ बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन। इनकम बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है नॉर्मल गुड्स का। इनकम बढ़ा, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स भी बढ़ा, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन की ऑपोजिट, सेम। तो रिलेशनशिप बताओ कैसा आया, रिलेशनशिप कैसा है, फटाफट बताओ। डायरेक्ट आया, तो आपको अच्छे से पता है डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब शेप ऑफ द डिमांड कर्व इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स कैसा आने वाला है, अपवर्ड स्लोपिंग आने वाला है क्या, हाँ बिल्कुल अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आने वाला है। So what is the shape of the demand curve in case of normal goods? Have a look at the diagram. Shape मेरा कैसे होने वाला है? It will look like this, upward sloping curve. यहाँ पे मैं क्या लिखूं, फटाफट बताओ। What should I write on the y axis? Think and answer logically. X axis में तो मैंने लिख दिया डिमांड, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, एनजी मतलब नॉर्मल गुड्स। एक्स एक्सिस में मैंने लिख दिया डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। वाई एक्सिस में क्या होगा, फटाफट बताओ। भूल से भी प्राइस मत बोला, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा। प्राइस पे तो कांस्टेंट बार साइन बैठा हुआ है। मैंने क्या बोला था, सारे फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे। अभी कौन सा फैक्टर का डिस्कशन हो रहा है, इनकम का। सो यू आर गोइंग टू राइट हियर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी वाई एक्सिस में इनकम और एक्स एक्सिस में डिमांड फॉर नॉर्मल गुड। दोनों में रिलेशन डायरेक्ट था, तो शेप हो गया अपवर्ड स्लोपिंग। गिव मी सम एग्जांपल ऑफ नॉर्मल गुड्स। Normal goods is good quality of clothes, branded clothes that you are wearing, good quality of wheat, rice, जो हम लोग डेली लाइफ में खाते हैं। All these are normal goods के example. Clear है? So normal goods are superior quality goods which people like to consume, and where when the income of the consumer rises, demand for normal goods will also rise. Other factors remaining constant, ceteris paribus. Have a look at the relationship. Is it clear or not? फटाफट बताओ. Example: wheat, rice, good quality of clothes, etc. परफेक्ट है कि नहीं, फटाफट बताओ। नॉर्मल गुड्स क्लियर है, यस और नो? नेक्स्ट इंफीरियर गुड्स, ठीक है। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंफीरियर गुड्स के बारे में। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स आप मेरे को बताओ, अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स है कि सड़ा हुआ क्वालिटी ऑफ गुड्स है। इंफीरियर नाम से ही समझ में आ रहा है, इंफीरियर पोचा घटिया क्वालिटी ऑफ गुड्स होता है, जो आपको खाना अच्छा नहीं लगता, बट आपको मजबूरी में कभी कभी खाना पड़ता है जब आपके पास पैसा ज्यादा नहीं होता। यानी वो आदमी जिसका इनकम कम है, उन लोग को क्या बेचारे लोग को खाना पड़ता है, इंफीरियर गुड्स। जो आदमी का इनकम कम है वो बेचारा क्या खाता है, घटिया क्वालिटी ऑफ फूड्स खाता है, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। घटिया क्वालिटी ऑफ फूड खाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंफीरियर गुड। तो इंफीरियर गुड आर cheaper quality of goods which people don't like to consume, but sometimes they have to consume. Why? Because their income is not sufficient to purchase the normal good. उनके पास उतना पैसा नहीं है कि लोग नॉर्मल गुड खा पाएगा, तो लोग क्या खाते हैं, घटिया क्वालिटी ऑफ सड़ा हुआ गुड, बाजरा, राइस, देखियो ये सब कोर्सर क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स, फटा हुआ पतला पतला कपड़ा, दैट इज एग्जांपल ऑफ इंफीरियर गुड। अब मेरा बात ध्यान से सुनना,
मान लो अगर आपका इनकम बढ़ गया तो आप क्या ज्यादा घटिया क्वालिटी ऑफ गुड खाने लगोगे? ठीक है, तो जब आपका इनकम कम है, जब आपका इनकम कम है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप इंफीरियर गुड्स को क्या करोगे? ज्यादा खाओगे। बट अगर आपका इनकम बढ़ गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, तो आप ज्यादा घटिया क्वालिटी ऑफ गुड्स खाने लग जाओगे और सड़ा हुआ पोचा हुआ गुड्स खाएंगे। इनकम बढ़ेगा, क्या करोगे? बताओ, फटाफट आंसर करो। क्या खाने लग जाओगे? क्या खाने लगोगे? इनकम भगवान की दया से अच्छा हो गया, तरक्की मिल गया, अच्छा जगह नौकरी लग गया, सीए कर लिए, पास हो गए, सीएस में पास हो गए, रैंक आ गया ऑल ओवर इंडिया, इनकम बढ़ते चला गया, तो अब क्या करोगे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओगे, तो क्या खाना पसंद करोगे? नॉर्मल गुड्स कि अभी भी इंफीरियर गुड्स ज्यादा खाने लग जाओगे? इंफीरियर गुड्स कम कर दोगे ना, तो कैन आई से इन दैट केस डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स विल फॉल बिकॉज यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द कंजम्पशन ऑफ इंफीरियर गुड्स विद नॉर्मल गुड्स। तो क्या आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना इंफीरियर गुड्स को? किससे? नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन से। यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, यू आर गोइंग टू रिप्लेस, चेंज कर दोगे। पहले इंफीरियर गुड्स खाते थे, अब आप नॉर्मल गुड्स खाना पसंद करोगे, तो आप चेंज कर दोगे ना। यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द कंजम्पशन ऑफ इंफीरियर गुड विद नॉर्मल गुड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा आया? इनवर्स रिलेशनशिप आया। यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा आया? इनवर्स आया। यानी इनवर्स का मतलब शेप कैसा होना चाहिए? इंफीरियर गुड्स के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग, इंफीरियर गुड्स के केस में शेप कैसा होना चाहिए? डाउनवर्ड स्लोपिंग, इजंट इट? बट इसमें एक ट्विस्ट है। कितना बार एग्जाम में शेप पूछते हैं इंफीरियर गुड का, वहां ऑप्शन में बैकवर्ड बेंडिंग सही आंसर रहता है। यानी आपको पता है अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करोगे इंफीरियर गुड्स के शेप का, तो द एक्चुअल शेप, द एक्चुअल डिमांड कर्व शेप फॉर इंफीरियर गुड इज नॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग बट इट इज बैकवर्ड बेंडिंग। अब ये मैम बैकवर्ड बेंडिंग क्या होता है, आप प्लीज समझाओगे क्या? हाँ बिल्कुल समझाएंगे। बैकवर्ड बेंडिंग, सुनना ध्यान से मेरा बात। मान लो आपका जो इनकम लेवल है एकदम गिरा हुआ है। वड़ा पाव समझते हो? वो टेस्टी बम्बैया वड़ा पाव का मैं बात नहीं कर रही हूँ, जिसका क्वालिटी अच्छा होता है। चाय ब्रेड, कभी चाय वाले के पास गए? एक पाव टाइप का ब्रेड देता है, पाव ब्रेड, वड़ा पाव टाइप का, गोल टाइप का, 1 रुपया 2 रुपया का दाम होता है उसका। चाय में डुबा डुबा के लोग खाते हैं उसको, बहुत सस्ता होता है वो। जनरली आप डेली शायद नहीं खाते होगे अपने लाइफ में। आप अपने घर में डेली ब्रेकफास्ट में अच्छा क्वालिटी ऑफ ब्रेड खाते हो। टेल मी द ब्रांड नेम ऑफ ब्रेड दैट यू आर यूजिंग एट योर होम। ब्रेड का जो ब्रांड है वो बताओ जो खाते हो आप। कौन सी कंपनी का ब्रेड खरीदते हो? बताओ फटाफट, बताओ कौन सी कंपनी का ब्रेड खरीदते हो? फटाफट टेल मी द आंसर। मॉरिश, ओके, ब्रिटानिया, ठीक है, एंकर, ब्रेकफास्ट, तो इतना सारा ब्रांड है ना? तो मान लो आपका इनकम जो है ना, पता है कितना? खाली 10 रुपया पर डे। यू आर ओनली अर्निंग ₹10 पर डे। तो आप जो लोग मॉरिश बोल रहे हैं, ब्रेकफास्ट बोल रहे हैं, फैमिली ब्रेड बोल रहे हैं, शुगर एंड स्पाइस बोल रहे हैं, क्या आप 10 रुपया में वो ब्रेड खरीद पाओगे उस कंपनी का? बताओ, खरीद पाओगे? ये सब कंपनी का जो ब्रांड का ब्रेड है कितना रुपया का आता होगा? कम से कम दाम का 20 रुपया, 30 रुपया, 25 रुपया का आता होगा। क्या 10 रुपया में आप वो बढ़िया क्वालिटी ऑफ ब्रेड खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। तो आपको क्या खाना पड़ रहा है? क्योंकि आपका इनकम इतना कम है, आपको इंफीरियर गुड खाना पड़ रहा है। घटिया क्वालिटी ऑफ वड़ा पाव जो चाय वाला के पास मिलता है, 2 रुपया 3 रुपया का आता है। ठीक है, तो आप क्या खा रहे हो? घटिया क्वालिटी ऑफ वड़ा पाव। समझ में आ रहा है? वड़ा पाव इंफीरियर गुड है कि नॉर्मल गुड है? इंफीरियर गुड है। कोई दिक्कत? अब पता है आपका इनकम बढ़ गया, भगवान की दया से आपका इनकम बढ़ गया, लेकिन दया भगवान ने ज्यादा नहीं दिखाया, बढ़कर 12 रुपया हो गया पर डे। 12 रुपया इनकम बढ़ गया, 10 रुपया था, 12 रुपया हो गया। अब क्या खरीद लोगे मॉरिश का ब्रेड, फैमिली ब्रेड, शुगर एंड स्पाइस ब्रेड खरीद पाओगे? अभी भी आपको बेचारे बच्चे को क्या ज्यादा खाना पड़ेगा? मेरे को बताओ ना। अभी भी आपको ज्यादा क्या खाना पड़ेगा? क्या खाना पड़ेगा? इंफीरियर गुड्स को ही बढ़ाना पड़ेगा ना। तो यू आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर इंफीरियर गुड्स नाउ। ज्यादा इनकम नहीं बढ़ा है ना? एम आई राइट? यस और नो, टेल मी। अभी भी आपको क्या खाना पड़ा है? इनकम बढ़ गया, इनकम जो है वो बढ़ गया, लेकिन अभी भी आप इंफीरियर गुड्स को ही बढ़ा रहे हो ना। क्यों? क्योंकि आपका इनकम ज्यादा लेवल से नहीं बढ़ा है। समझ रहे हो मेरा बात? अब भगवान ने अच्छा दया दृष्टि दिखाया और आपका इनकम 100 रुपया पर डे कर दिया। आपका इनकम बढ़ाकर 100 रुपया पर डे कर दिया। अब बताओ क्या करोगे? इंफीरियर गुड्स बढ़ाओगे कि गिरा दोगे? बताओ फटाफट। अब इनकम अच्छा अमाउंट से बढ़ा है, अब जाके इनकम अच्छा अमाउंट से बढ़ा है। क्या अब आप मॉरिश ब्रेड खा सकते हो? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। यानी अब आपका इंफीरियर गुड्स का डिमांड आप गिरा दोगे। क्यों? क्योंकि अब आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप नॉर्मल गुड्स खा सको। तो आप वड़ा पाव खाओगे क्या? बिल्कुल नहीं खाएंगे अब वड़ा पाव घटिया वाला। हम लोग खाएंगे शुगर एंड स्पाइस का ब्रेड, हम लोग खाएंगे मॉरिश कंपनी का ब्रेड। समझ में आ रहा है? यानी अब की बार क्या हुआ? इनकम बढ़ा
तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड गिर गया क्योंकि यू आर गोइंग टू कंज्यूम नॉर्मल गुड, यहाँ रिलेशन इनवर्स आ गया। तो इनिशियली जब इनकम ज्यादा लेवल से नहीं बढ़ा तो अब इंफीरियर गुड्स को ही बढ़ाए ना, तो इनिशियली रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट, और बाद में जब इनकम बहुत अच्छा मार्जिन से बढ़ा तब रिलेशन क्या हो गया, इनवर्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ध्यान से सुनना ग्राफ का पैटर्न। इनिशियली ये रहा इनकम, ये रहा मेरा डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। इनिशियली इनकम बढ़ा 10 से 12 रुपया, इंफीरियर गुड्स ही ज्यादा खाने लगे, तो डायरेक्ट रिलेशन अपवर्ड स्लोपिंग। फिर एक पॉइंट ऐसा है इनकम बढ़ा, हम इंफीरियर गुड्स कम कर दिए, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ऑल टुगेदर शेप कैसा आ गया ग्राफ का, ऑल टुगेदर ग्राफ का शेप कैसा आ गया, दिस शेप इज कॉल्ड बैकवर्ड बेंडिंग। इसी शेप को हम लोग बच्चे लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग। So what is the shape of the demand curve in case of inferior good? It is backward bending. अब समझ में आया क्यों बैकवर्ड बेंडिंग बोलते हैं? क्लियर है इंफीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट? इस शेप को हम लोग बैकवर्ड बेंडिंग बोलते हैं। हैव अ लुक एट दिस चार्ट एंड एट दिस डायग्राम। इनकम पहले 10 से 12 रुपया बढ़ा, इंफीरियर गुड्स का ही डिमांड हमको बढ़ाना पड़ा, डायरेक्ट रिलेशन, तो डायरेक्ट के लिए अपवर्ड मैंने बनाया। फिर उसके बाद इनकम बढ़ गया 12 रुपए से 100 रुपया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इंफीरियर गुड्स को हम कम कर दिए, क्यों, क्योंकि हम नॉर्मल गुड्स खाएंगे, यानी इनवर्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो ऑल टुगेदर द कर्व बिकम्स बैकवर्ड बेंडिंग। So what is the shape of demand curve in case of inferior good? It is backward bending. एग्जाम में क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना मेरा बात। डिमांड कर्व फॉर इंफीरियर गुड्स इज डैश शेप। डिमांड कर्व फॉर इंफीरियर गुड्स इज डैश शेप। ऑप्शन ए अपवर्ड स्लोपिंग, बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, सी बैकवर्ड बेंडिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। क्या टिक करके आओगे बताओ? Upward, downward, backward bending, all of the above. Which is the correct option? Which is the correct option? C, obviously backward bending is the correct option. But मान लो सेम क्वेश्चन है बट बैकवर्ड बेंडिंग ऑप्शन में ही नहीं दिया है, अपवर्ड दिया है, डाउनवर्ड दिया है, एल शेप्ड दिया है, नन ऑफ द अबव दिया, तब क्या टिक करोगे? बैकवर्ड बेंडिंग ऑप्शन में ही नहीं, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, एल शेप्ड है, एल शेप, एल भी कोई शेप होता है, और डी है नन ऑफ द अबव। क्या टिक करके? एल शेप टिक कर दोगे, क्यों? ये एल दिख रहा है, एल ऐसा होता है, एबीसीडी नहीं पढ़े हो, एल ऐसा दिखाई देता है, एल ऐसा होता है, ये एल है, मतलब कुछ भी बोलना है, ये एल दिखाई दे रहा है, तब आपको पता है क्या टिक करके आना होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर बैकवर्ड बेंडिंग नहीं है ना ऑप्शन में, तब डाउनवर्ड टिक करके आना होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था तो क्या बोला था, इनवर्स रिलेशन डाउनवर्ड स्लोपिंग। मतलब उस समय हम लोग अज्यूम करें मेरा इनकम डायरेक्टली 10 रुपया से 100 रुपया हुआ है, 12 रुपया वाला फेज ही नहीं आया। तो पहला प्रेफरेंस आपको एग्जाम में किसको देना है, बैकवर्ड बेंडिंग। इफ बैकवर्ड बेंडिंग इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, देन व्हिच ऑप्शन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर दोनों ही नहीं दिया हुआ है तो एल टिक करके आ जाएंगे, दोनों ही नहीं दिया हुआ है तब क्या करोगे, एल टिक करके आ जाए, नन ऑफ द अबव, तब क्या टिक करके आओगे, नन ऑफ द अबव। इज इट क्लियर विथ यू? इज दिस एंटायर स्टफ क्लियर विथ यू? टेल मी यस और नो। आप अपने मैट में वो वाला पेज खोलोगे जहां फैक्टर्स है, वहां पे आप इंफीरियर गुड्स के पास जाओ, आप मेरा मैट निकालो, ये वाला पेज खोलो, दिखाई देगा, पेज नंबर 16 है, खोलो। वहां पे इंफीरियर गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर बोल के एक पॉइंट दिखाई देगा, नॉर्मल गुड्स में लिखा है व्हीट एंड राइस, डायरेक्ट रिलेशनशिप अपवर्ड स्लोपिंग। इंफीरियर गुड्स में देखोगे बाजरा रागी, इनवर्स रिलेशनशिप, बट द शेप हैज बीन रिटन ऑन देयर बैकवर्ड बेंडिंग। वहीं पे आप ऑब्लिक देके लिखो डाउनवर्ड स्लोपिंग। आई होप सबके पास मेरा मैट है। हम सी इंस्टीट्यूट के मैट का या सीएस इंस्टीट्यूट के मैट का बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैट दैट वी हैव प्रोवाइडेड यू। मैट है ना सबके पास? जिसके पास नहीं है डोंट वरी, यू विल गेट इट, तब तक आप नोट से पढ़ो मेरा। जिन लोगों के पास मैट है वो लोग वहां पे इस पेज में जाओ, ओपन दिस पेज, डिड यू फाइंड दिस पेज? आपको ये वाला पेज मिला? वहां पे जहां इनवर्स रिलेशन लिखा है ना इंफीरियर गुड्स में, बैकवर्ड बेंडिंग लिखा है, ऑब्लिक डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी अगर बैकवर्ड बेंडिंग ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या टिक करके आना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और वहीं पे आप एक डायग्राम भी बना लोगे बैकवर्ड बेंडिंग कर्व का, ठीक है? वहीं पे आप नॉर्मल गुड्स का एक डायग्राम बनाओगे अपवर्ड स्लोपिंग, और इंफीरियर गुड्स का शेप बनाओगे बैकवर्ड बेंडिंग। पेज नंबर 16 में आप आओगे, वहां आपको दिखाई देगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इंफीरियर गुड्स के बारे में दिखाई देगा, बैकवर्ड बेंडिंग, ऑब्लिक डाउनवर्ड स्लोपिंग, वहां लिख लो। यहां तक हुआ कंप्लीट? यहां तक हुआ कंप्लीट, डाउनवर्ड स्लोपिंग लिखे हो? अब उसके बाद आप वहां डायग्राम बनाओ,
just hang on. ठीक है, वहां पे आप नॉर्मल गुड्स के पास अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाओगे लाइक दिस, इनकम लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, और इंफीरियर गुड्स के पास एक शेप बनाओगे लाइक दिस, बैकवर्ड बेंडिंग। ये कर लो, ठीक है, फटाफट कर लो वहीं पे, वेरी क्विकली। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ऑल राइट। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, देख लो फटाफट एक बार। फॉर अ while my voice was not audible, चेक कर लो एक बार। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, देख लो फटाफट, कि जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है उसके बारे में हम लोग टू टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में डिस्कशन किए थे, ठीक है, नॉर्मल गुड्स के बारे में, इंफीरियर गुड्स के बारे में। नॉर्मल गुड्स में रिलेशनशिप डायरेक्ट था, शेप ऑफ द डिमांड कब क्या था, अपवर्ड स्लोपिंग, और इनवर्स रिलेशनशिप था इंफीरियर गुड्स के केस में, लेकिन शेप वहां बैकवर्ड बेंडिंग था। हम लोग उसका इन-डेप्थ एनालिसिस किए हैं, बट इफ बैकवर्ड बेंडिंग इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, देन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट व्हिच ऑप्शन, डाउनवर्ड स्लोपिंग। परफेक्ट है यहाँ तक? अब मेरा वॉइस एकदम क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ऑल राइट, सब कुछ सही चल रहा है, देख लो एक बार फटाफट, क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर हम लोग डिस्कस किया, तो उसके ऊपर बार आ गया और टी के ऊपर से बार साइन हट गया। तो द नेक्स्ट फैक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो एक चीज बताओ, कोई भी चीज अगर आपको टेस्टी लगता है आप उसको ज्यादा डिमांड करोगे, अगर वो चीज टेस्टी नहीं लगता है तो आप उसका डिमांड कम कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दैट इज ceteris paribus, ठीक है। तो द नेक्स्ट फैक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, if you like a commodity, if you like a commodity, ठीक है, then the demand is going to rise, but if you dislike a commodity then the demand is going to fall, all right। So when taste and preference of the customer moves in favor of the commodity, taste and preference moves in favor, then demand will rise, but if taste and preference moves against the commodity then demand will fall, other factors remaining constant, ceteris paribus, क्लियर है यहाँ तक? बट बिकॉज टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज अ सब्जेक्टिव टर्म, कोई चीज कितना टेस्टी आप उसको ग्राफिकली मेजर नहीं कर सकते हो, सो नो ग्राफ फॉर इट, ठीक है, क्लियर है? द लास्ट फैक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, FE। लास्ट फैक्टर इज व्हाट, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो FE के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अब मेरे को बताओ, टी के ऊपर से बार आ जाएगा और FE के ऊपर से बार जो है मेरा हट जाएगा, बार एफई के ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग कौन सा फैक्टर का डिस्कशन कर रहे हैं, एफई का डिस्कशन कर रहे हैं। कोई डाउट है? एफई का फुल फॉर्म क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो अब ध्यान से मेरा बात सुनना, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या बोलते हैं, लेट अस टेक वन एग्जांपल। यहाँ पे क्या प्रेजेंट प्राइस चेंज होगा क्या? नहीं, प्रेजेंट प्राइस चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर बार साइन है, पीएक्स इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो फ्यूचर प्राइस का बात हो रहा है क्या? हाँ, फ्यूचर प्राइस का बात हो रहा है, प्रेजेंट प्राइस नहीं चेंज हुआ है। लेट अस टॉक अबाउट दिस मार्कर। ये मार्कर का प्रेजेंट प्राइस 10 रुपीज है, एट प्रेजेंट कितना है, 10 रुपया।
फ्यूचर में मेरे को लग रहा है ना इस पेन का दाम बढ़कर 20 रुपया होने वाला है। मेरे को मार्केट से खबर आया है कि पेन का प्राइस बढ़ने वाला है। फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है कि प्रेजेंट प्राइस? फ्यूचर प्राइस। सो आई हैव एंटिसिपेटेड अ राइज इन द प्राइस ऑफ दिस मार्कर इन नियर फ्यूचर। फ्यूचर में इस पेन का दाम 20 रुपया होने वाला है, तो मेरा प्रेजेंट रिएक्शन क्या होगा? फटाफट बताओ। प्रेजेंट दाम 10 रुपया, फ्यूचर में इसका दाम बढ़कर 20 रुपया होने वाला है, तो प्रेजेंट डिमांड हम क्या करेंगे? सोच के बताओ। लोग क्या करना चाहेंगे? जो चीज का डिमांड, जो चीज का प्राइस आगे जाके बढ़ने वाला है, आप लोग उसका फिर आज के डेट में क्या करोगे? खरीद के रख दोगे ना घर में। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस इज राइजिंग, प्रेजेंट डिमांड इज गोइंग टू राइज, बट प्रेजेंट प्राइस इज रिमेनिंग कांस्टेंट। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो फ्यूचर प्राइस अगर बढ़ने वाला है, फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप प्रेजेंट डिमांड को क्या कर दिए? बढ़ा दिए। एफई राइजेस, प्रेजेंट डिमांड को क्या किए? बढ़ा दिए ना। अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। कोई डाउट है यहाँ तक? और अगर फ्यूचर में दाम गिरने वाला है, आपको कहीं से खबर आए, तो आज के डेट में आप डिमांड बढ़ाओगे क्या? नहीं, आप सोचोगे जब फ्यूचर में दाम गिरेगा ना तब खरीद लेंगे। तो अगर फ्यूचर प्राइस, ध्यान से सुनना मेरा बात, अगर फ्यूचर प्राइस जो है वो गिरने वाला है तो प्रेजेंट डिमांड गिरा दोगे, बट इन बोथ द केसेस प्रेजेंट प्राइस इज रिमेनिंग कांस्टेंट। इन बोथ द केसेस प्रेजेंट प्राइस इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन आया, तो शेप कैसा होने वाला है? अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है? सो कैन आई से देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड। अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या मेरा प्रेजेंट प्राइस चेंज हो रहा है? नहीं। इफ अ कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग future price of the commodity to rise in near future, present demand will also rise and vice versa, ceteris paribus. Other factors are remaining constant. कोई दिक्कत है? वैसे फ्यूचर में दाम गिरने वाला है तो हम सोचेंगे फ्यूचर में खरीदेंगे ना, आज क्यों खरीदेंगे? आज नहीं जाएंगे बाजार खरीदने। तो प्रेजेंट डिमांड आप क्या कर दिए? गिरा दिए। तो फ्यूचर दाम गिर रहा है, प्रेजेंट डिमांड गिर रहा है, प्रेजेंट प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स योर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। सारा फैक्टर्स आप एक बार रिवाइज करो, अच्छे से देख लो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? वेरी क्विकली हैव अ क्विक रिविजन ऑफ ऑल द फैक्टर। अब अपना पेज नंबर 16 ऑफ द मैट निकालो, वहाँ सारे फैक्टर्स लिखे हुए, ये वाला जो पेज हम लोग डिस्कस किए हैं वाला पेज निकाल लो, और एक बार वेरी क्विकली रिवाइज करो ऑल द फैक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस। एक बार हम फटाफट बोल देते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे। इनिशियली वी डिस्कस इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या बोलता है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर डिमांड। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। फिर एक एक करके हम लोग सारा फैक्टर डिस्कस किए। द फर्स्ट फैक्टर दैट वी डिस्कस वाज प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। वहां पे प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी में कैसा रिलेशनशिप आया? इनवर्स रिलेशनशिप आया। और इस रिलेशनशिप का और एक नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। वो क्या बोलता है? टेक्निकल इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस राइजेस, क्वांटिटी विल फॉल एंड वाइस वर्सा, ceteris paribus। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस की प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। टू टाइप, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट में हम लोग कैसा रिलेशन पढ़े? डायरेक्ट, शेप था अपवर्ड। कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग कैसा रिलेशन पढ़े? इनवर्स, शेप कैसा था? डाउनवर्ड। फिर हम लोग पढ़े इनकम ऑफ द कंज्यूमर। टू टाइप्स ऑफ गुड्स, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स में शेप कैसा था? अपवर्ड स्लोपिंग। और इंफीरियर गुड्स में शेप कैसा था? बैकवर्ड बेंडिंग, ऑब्लिक, डाउनवर्ड स्लोपिंग। Then we discussed about taste and preference of the consumer. Taste and preference moves in favor, demand will rise. Taste and preference moves against, demand will fall. Other factors remaining constant. फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस में भी हम लोग पढ़े, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ेगा तो प्रेजेंट डिमांड बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा, ceteris paribus। क्लियर है? तो आप अपना पेज नंबर 16 को रिवाइज कर लो फटाफट, ये वाला फैक्टर्स वाला चैप्टर, पेज नंबर, वेरी क्विकली प्लीज गिव इट अ क्विक रिविजन। देख लो सारे फैक्टर्स क्लियर है कि नहीं। अच्छा एक चीज और मेरे को बताओ, मान लो एग्जाम में कुछ ऐसा नोटेशन दिया, हैव अ लुक, dx is equal to f px comma I comma pr comma fe comma t, if this is given in the exam। ठीक है, इन लोग सबके ऊपर बार साइन बैठा हुआ है, पूछ रहा है ये फंक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर 1 डिमांड फंक्शन, नंबर 2 लॉ ऑफ डिमांड, नंबर सी बोथ, नंबर डी नन ऑफ द अबव। क्या इंडिकेट कर रहा है? फटाफट बताओ। माय क्वेश्चन इज दिस नोटेशन इज गिवन एंड दे आर आस्किंग ये क्या इंडिकेट कर रहा है? डिमांड फंक्शन की लॉ ऑफ डिमांड? ये जो चार्ट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? डिमांड फंक्शन की लॉ ऑफ डिमांड। द आंसर विल बी दिस इज इंडिकेटिंग लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि बाद बाकी फैक्टर्स के ऊपर बार साइन है ना। यहाँ खाली कौन चेंज हो रहा है? प्राइस। और प्राइस और डिमांड का रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, प्लीज प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब मान लो आई एम रिप्लेसिंग द क्वेश्चन, ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना। सपोज करो अब हम ये दिए, ये नोटेशन, दिस नोटेशन हैज बीन गिवन टू यू। नो द क्वेश्चन इज कि ये नोटेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज इंडिकेटिंग व्हाट? दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? डिमांड फंक्शन की लॉ ऑफ डिमांड की बोथ।
नाउ दिस इज इंडिकेटिंग डिमांड फंक्शन। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है? यहाँ पे कोई के ऊपर भी बार नहीं है, यानी कोई भी फैक्टर्स चेंज हो सकता है, तो ये डिमांड फंक्शन है। बट यहाँ पे तुम्हारा बाद बाकी सबके ऊपर बार है, लेकिन पीएक्स पे बार नहीं है, तो ये मेरा हो गया लॉ ऑफ डिमांड। दोनों में डिफरेंस क्लियर है कि नहीं है? फटाफट बताओ, क्लियर है ना डिफरेंस? ठीक है, तो अब एक बार फटाफट जो है ये वाला फैक्टर्स को पूरा रिवाइज कर लो अच्छे से। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, प्लीज रिवाइज द फैक्टर्स, ऑल द 5 फैक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड वेरी क्विकली। मार्किंग भी कर लियो मैट में। ठीक है, आगे चले हम लोग। कैन वी प्रोसीड? कैन वी प्रोसीड? टेल मी यस और नो, कैन वी प्रोसीड? आगे बढ़े, यहां तक पूरा क्लियर है पिक्चर? ठीक है, so the next topic that we are going to discuss is what is law of demand. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? बोलो अभी तो मैम आप पढ़ाए, हाँ बिल्कुल पढ़ा चुके हैं। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड टॉक्स अबाउट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड सेटेरस पेरिबस। मैम आप पहले ही बता दिए थे। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? इज द फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर? लॉ ऑफ डिमांड किसका रिलेशनशिप स्टेट करे? प्राइस और डिमांड का, इनवर्स रिलेशन, एंड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्या लिखा है? इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? इट स्टेट्स ओनली द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड एंड नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डिमांड। क्वालिटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? खाली डायरेक्शन बताता है चेंज का। डायरेक्शन मतलब प्राइस राइज हुआ ना तो डिमांड गिर गया, डायरेक्शन ही तो खाली दिखाई दे रहा है, बट कितना मैग्नीट्यूड से, कितना क्वांटिटी से, कितना परसेंटेज से चेंज हुआ डिमांड, क्या वो बताया गया है यहाँ पे? क्या मैंने एक बार भी बोला डिमांड 20% से चेंज हुआ कि 30% से? डिड वी टॉक अबाउट द चेंज इन द न्यूमेरिकल वैल्यू? नहीं। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ खाली क्या बताता है? डायरेक्शनल चेंज। इसीलिए इसको हम लोग क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं बोलते, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव चेंज नहीं बताता। यानी क्वांटिटेटिव चेंज कौन बताता है फिर? देन हु स्टेट्स द क्वांटिटी का चेंज? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है? मैग्नीट्यूड का चेंज। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड खाली क्या बताता है? डायरेक्शन का चेंज। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन दैट हैज कम सेवरल टाइम्स इन योर एग्जाम, लॉ ऑफ डिमांड इज अ डैश स्टेटमेंट। लॉ ऑफ डिमांड इज अ डैश स्टेटमेंट। आंसर करो, क्या बोलोगे? लॉ ऑफ डिमांड इज अ डैश स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट? इट इज अ qualitative statement because it states only the direction of change in demand and not the magnitude. And who states the magnitude of change? Elasticity. थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स only the effect of change of price on demand and not vice versa. इस लाइन का कोई मतलब समझा है? हम लोग पता है बार बार क्या बोल रहे हैं? प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिरा, प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ा। क्या हम लोग एक बार भी ये बोले डिमांड गिरा तो प्राइस बढ़ गया? अगर आप डिमांड गिराओगे तो प्राइस बढ़ जाएगा क्या? हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के चैप्टर में किसका रिलेशन पढ़े? प्राइस का इफेक्ट पढ़े डिमांड के ऊपर और ना कि डिमांड का प्राइस के ऊपर। So law of demand is stating only the effect of change of price on demand and not demand on price. Clear? And not demand on price. ठीक है, और लॉ ऑफ डिमांड का जो शेप है वो कैसा होता है? इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग को ये बात पता है, हम लोग कर भी चुके हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देख लो। सो दिस कंप्लीट्स योर लॉ ऑफ डिमांड का फीचर्स। चेक इट आउट वेरी क्विकली। लॉ ऑफ डिमांड का फीचर्स एक बार फटाफट पढ़ लो वेरी क्विकली। So these are the three features of law of demand. Inverse relation, qualitative statement because it states only the direction and it states only the effect of change of price on demand and not demand on price. ठीक है, देख लो वेरी क्विकली। आगे बढ़े, कोई डाउट है यहाँ तक? परफेक्ट। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अभी हम लोग पढ़े कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, बट हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है।
बहुत सारा गुड्स ऐसा है जो कि लॉ ऑफ डिमांड को ओबे नहीं करता है, दे चैलेंज लॉ ऑफ डिमांड, दे डिसओबे लॉ ऑफ डिमांड। यानी वहां पे पता है आप क्या देखोगे, प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है वहां पे। नॉर्मली तो हम लोग क्या पढ़े, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, बट एक्सेप्शंस में क्या देखोगे, प्राइस भी बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रहा है, तो क्या वो लॉ ऑफ डिमांड को ओबे किया? हाँ, तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया। एक्सेप्शंस मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया ना, वहां लॉ ऑफ डिमांड को भी नहीं कर रहा उन लोग, प्राइस भी बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रहा है, यानी आर दे ओबेइंग के डिसओबेइंग लॉ ऑफ डिमांड, दे आर डिसओबेइंग लॉ ऑफ डिमांड, एंड सच गुड्स आर नोन एज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, वेयर यू कैन फाइंड डायरेक्ट रिलेशनशिप। जहां आपको कैसा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट, यानी कि प्राइस इज राइजिंग, डिमांड इज ऑल्सो राइजिंग, और अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो वहां पे शेप कैसा आपको दिखाई देगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, वहां पे शेप कैसा दिखाई देगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, बट लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बोला, शेप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। So now let us discuss what are the goods जो लोग लॉ ऑफ डिमांड को ओबे नहीं करते। The name of the first good is गिफन गुड। ठीक है, गिफन गुड्स ओबे करता है कि डिसोबे करता है लॉ ऑफ डिमांड को, टोटली डिसोबे करता है। अब गिफन गुड्स का कहानी सुनो, स्क्रीन में मत देखो, मेरा बात सुनो। गिफन गुड्स का स्टोरी सुनो। एक ठो इकोनॉमिस्ट था, उसका नाम था सर रॉबर्ट गिफन। देयर वाज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट whose name was सर रॉबर्ट गिफन। He observed that poor people living in Ireland, जो लोग आयरलैंड में रहते हैं ना, उन लोग टू टाइप का गुड्स खाते हैं, मीट और पोटैटो, मीट एंड पोटैटो। तो वो क्या देखा, ध्यान से सुनना, जो लोग आयरलैंड में रहते हैं वो क्या देखा कि मीट का दाम जैसे ही बढ़ता है ना, तो वहां के लोग मीट ज्यादा खाने लगते हैं। उन लोगों को लगता है पोटैटो बेकार क्वालिटी, हटा दो। और पोटैटो का दाम बढ़ता है तो लोग पोटैटो ज्यादा खाने लगते हैं। हम लोग के संग भी बहुत बार ऐसा होता है, दो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, देखोगे प्राइस लिस्ट, जिसका प्राइस ज्यादा होगा आपको लगेगा ये ज्यादा अच्छा है, इसको ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। तो ऐसे उन लोगों के संग हो रहा था, जिस चीज का दाम ज्यादा था उन लोगों को लग रहा था वो ज्यादा अच्छा गुड्स है, कंसिडरिंग अदर एज द इंफीरियर वन। So he observed poor people in Ireland are consuming that good whose price is higher. मीट का दाम बढ़ा तो लोग क्या खाने लग गए ज्यादा, फटाफट बताओ आंसर में। मीट का दाम बढ़ा तो लोग ज्यादा क्या खाने लग गया, टेल मी। मीट और पोटैटो लोग दो गुड्स खाते हैं, मीट का दाम बढ़ा तो क्या ज्यादा खाया, मीट। पोटैटो का दाम बढ़ा तो क्या ज्यादा खाया, पोटैटो। पोटैटो का दाम गिर गया तो क्या खाने लगा, पोटैटो का दाम गिर गया, पोटैटो का दाम फॉल हुआ तो क्या खाने लगा, पोटैटो का दाम गिर गया, क्या खाने लगा, मीट। वेरी गुड। तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ओबे हुआ, बताओ। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या सिखाया, जिसका प्राइस कम है उसको खाओ, बट वहां तो उल्टा हो रहा है, जिसका प्राइस ज्यादा है हम उसको खा रहे हैं। So this entire phenomenon was termed as Giffen paradox. This entire phenomenon was termed as Giffen paradox. And वहां पे क्योंकि लोग उसको ओबे नहीं करते थे, गुड्स को, लॉ ऑफ डिमांड को ओबे नहीं करते थे, तो गुड्स का नाम पड़ गया गिफिन गुड्स, नेम्ड आफ्टर द इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफिन। क्लियर है? सो गिफिन गुड इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, जहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में, प्राइस और गुड के बीच में। देख लो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्लियर है? वहां इनवर्स रिलेशन के डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिमांड कर्व का शेप बताओ गिफिन गुड्स का, व्हाट विल बी द शेप। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो शेप कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। सो व्हाट इज द शेप ऑफ द गिफिन गुड्स, लाइक दिस। कैन यू सी द डायग्राम, इट लुक्स लाइक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। कोई दिक्कत है यहाँ तक, गिफिन गुड्स का शेप कैसा हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा गया, डायरेक्ट, प्राइस राइज हो रहा है, डिमांड भी राइज हो रहा है, रिलेशन कैसा आ गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप। And Giffen goods were named after Sir Robert Giffen. You know Giffen goods are which category of good? They are inferior good. Giffen goods are inferior good that do not obey law of demand. You know why doesn't it obey law of demand? Economically जाओगे तो मेरा बात सुनना, आपको समझ में नहीं आएगा, just remember this line for the next class. Next class में समझ में आएगा। Giffen goods are those inferior goods that do not obey law of demand because the negative income effect outweighs the positive substitution effect, making the price effect to be negative, and hence law of demand is not obeyed. क्या बोल रहे मैम, ऊपर से गया, ऊपर से ही जाएगा, बट ट्रस्ट मी यही लाइन आप कॉन्फिडेंटली, मेरा बात याद रखना, यही लाइन कॉन्फिडेंटली आप नेक्स्ट क्लास में मेरे ऊपर फेंकोगे जब आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। इनकम इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट क्या होता है। मैंने क्या बोला, नेगेटिव 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 इनकम इफेक्ट आउटवेज द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आई मतलब इनकम इफेक्ट, ऐसी मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और प्राइस इफेक्ट को वो नेगेटिव बना देता है, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड ओबे नहीं होता। ये सब सब समझ में आएगा। अभी आप लर्न करना चाहते हो इस लाइन को तो लर्न कर लो, बट आपको नेक्स्ट क्लास के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, ये लाइन अच्छे से आप समझ पाओगे। बस मेरे को ये बोल देना, हाँ मैं आपके कुछ बोले थे लास्ट क्लास में। So given goods are which category of goods, एग्जाम में पूछेगा तो inferior good that do not obey law of demand. Why? Because the negative income effect outweighs मतलब हरा देता है पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, और प्राइस इफेक्ट उसकी वजह से नेगेटिव हो जाता है। प्राइस इफेक्ट का फॉर्मूला इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। छोड़ दो ये सब, चलो रहने दो, हल्का करो दिमाग को। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या लॉ ऑफ डिमांड का, वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स क्या होता है, सुनना ध्यान से। यू नो व्हाट हैपेंस, क्या होता है,
दिस इज स्पेशली सीन इन केस ऑफ रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो बड़ी बड़ी फैशनेबल वुमेन लोग होती है, किटी पार्टीज करती है, दे वियर कॉस्टली कॉस्टली डायमंड रिंग्स टू जस्ट शो ऑफ इन देयर सोसाइटी। वो लोग महंगा महंगा सॉलिटेयर डायमंड रिंग खरीदते हैं। एक बात बताओ, जितना ज्यादा प्राइस होता है ना डायमंड रिंग का, उतना मजा आता है उन लोगों को खरीदने में, क्योंकि उतना मजा आता है शो ऑफ, दिखावाबाजी करने में। So the higher is the price of the diamond ring, higher the satisfaction they derive in showing off in their kitty parties. महंगा महंगा रिंग्स। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? तो इन दैट केस मेरे को बताओ, लॉ ऑफ डिमांड ये सिखाया था क्या? नहीं, लॉ ऑफ डिमांड तो क्या सिखाया था कि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड गिरा दो, बट यहाँ उल्टा हो रहा है, लोगों को मजा आ रहा है, जितना महंगा सामान उतना मजा आएगा दिखावाबाजी करने में हम लोग को। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड ओबे हुआ? नहीं हुआ। एक बात बताओ, क्या आप ये सब करते हो? इसको हम लोग कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन बोलते हैं। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन। वेबलेन गुड्स का जो कंजम्पशन है उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन। ठीक है, वी कॉल इट एज व्हाट? कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन। ऑलराइट। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन। इसका गुड्स का नाम पड़ गया वेबलेन गुड्स। क्यों? क्योंकि कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन का फेनोमेनन एक इकोनॉमिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था वेबलेन, सर वेबलेन। जैसे गिफेन गुड्स का नाम पड़ा सर रॉबर्ट गिफेन के ऊपर, वैसे कॉन्स्पिक्युअस गुड्स का नाम वेबलेन गुड्स इसलिए पड़ा क्योंकि इकोनॉमिस्ट जो डिस्कवर किया था उसका नाम था वेबलेन। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन के बारे में। जितना गुड्स महंगा है उतना मजा आ रहा है खरीदने में, उतना मजा आ रहा है दिखावाबाजी करने में। एक बात बताओ, आप लोग कौन सा फोन यूज करते हो? क्या आप लोग करते हो कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन? पहले इसका आंसर, डू यू बिलीव इन कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन? यस और नो? फटाफट बताओ, क्या आप लोग बिलीव करते हो कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन? करते हो? आई विल शो यू, यू डोंट एक्सेप्ट इट। अच्छा चलो, सबको अपना फोन का ब्रांड बताओ, द काइंड ऑफ फोन यू आर यूजिंग इट। कौन सा फोन यूज करते हो बताओ, टेल मी। कोई सैमसंग यूज करता है, कोई रेडमी, कोई वीवो। ओके, सैमसंग का, अच्छा एप्पल। तो यश टेल मी, एप्पल का आपके पास कौन सा वर्जन है? आईफोन का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? युवराज टेल मी, आईफोन आप बोल रहे हो, आईफोन आप कौन सा आईफोन यूज कर रहे हो? आईफोन 8। ओके, आईफोन का प्राइस पता है आपको? आईफोन का प्राइस पता है? 70-80,000 आईफोन का प्राइस है। तो एक बात बताओ, फोन से तो फोन ही करते हो, सुनते हो, रिसीव करते हो, इंटरनेट करते हो, एक्सेस करते हो, ये सब करते हो। वो आपका एक 10,000 का फोन में भी हो सकता है, चलो 20,000 का फोन में भी हो सकता है। तो आपको 80,000 का फोन लेने का क्या तुक है? क्यों लेते हो एप्पल का फोन? अच्छा फिर लेते हो तो उसका कवर फुल क्यों नहीं लगाते हो? ऐसा कवर क्यों लगाते हो उसके पीछे जिसके पीछे खाया हुआ एप्पल दिखाई दे? और फिर वो फोन लेके फ्लॉन्ट क्यों करते हो, घूमते क्यों इधर उधर? और स्पेशली जब नया फोन लोगे, कभी भी पॉकेट में नहीं रखोगे, निकालोगे, दिखाओगे। फोन नहीं भी आ रहा है, मिला मिला के फोन करोगे सामने वाला को इंप्रेस करने के लिए। दिखावाबाजी करते हो कि नहीं? आईफोन लेकर क्या करते हो? पॉकेट में रखते हो डाल के? नहीं, यू विल शो ऑफ, यू एडमिट इट और नॉट, यू आर गोइंग टू शो ऑफ। और बैक कवर भी ऐसा खरीदोगे जिसमें बीच में कटा हुआ एप्पल दिखाई दे, खाया हुआ एप्पल जो छोटा सा होता है कि नहीं? तो कर रहे हो ना कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन। इतना महंगा फोन लेने का क्या था? शो ऑफ करना है अल्टीमेटली। चलो आईफोन का बात छोड़ो, मेरे को बताओ रात में, अच्छा डू यू बिलीव इन वेयरिंग ब्रांडेड क्लोथ्स? डू यू वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स? टेल मी व्हिच ब्रांड ऑफ क्लोथ्स यू आर यूजिंग। बाहर घूमने जाते हो, ब्रांडेड जीन्स पहनते हो, कौन सा ब्रांड का जीन्स पहनते हो बताओ? विच ब्रांड? ली कूपर पहनते हो, अच्छा। और लिवाइस पहनते हो, ओके। आपको पता है लिवाइस का जीन्स कितना का आता है? खरीदते हो तो पता भी होगा कितना का आता है लिवाइस का जीन्स। लिवाइस का स्पेलिंग तो सीखो, POCO। कौन है? पोको। ठीक है, पेपे जीन्स कितना का आता है लिवाइस का जीन्स? 3,000-4,000 का जीन्स आता है। अब मेरा बात सुनना, क्यों खरीद रहे हो लिवाइस का जीन्स? और फिर ना टैग भी दिखाओगे, टैग छुपाओगे नहीं, दिखाओगे, मतलब वो जो उसका ब्रांड का टैग होता है ना वो दिखाओगे, हम लोग ये पहन रहे हैं। क्यों कर रहे हो? क्यों खरीद रहे हो ब्रांडेड कपड़ा इतना महंगा? जीन्स आप नॉर्मल लोकल शॉप से खरीदोगे ना, 1,000 रुपए में आ जाएगा, 500 रुपए में भी आता है जीन्स, क्वालिटी के लिए। अच्छा तो एक बात बताओ, रात में घटिया क्वालिटी और फटा कपड़ा पहन के क्यों सोते हो? फटा पुराना गंजी में, हाफ पैंट में सो जाते हो रात में। तब कंफर्ट नहीं चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए? रात में तो सबसे ज्यादा कंफर्ट और क्वालिटी चाहिए। तब क्यों ब्रांडेड नाइट सूट नहीं खरीदते हो? ब्रांडेड कपड़ा क्यों नहीं पहन के सोते हो?
कंफर्ट मिलता है ना लिवाइस का जीन्स में, तो ब्रांडेड जीन्स पहन के क्यों नहीं सो जाते हो रात में? अभी घर पे देख रहे होगे, घर पे हो, लॉकडाउन है, तो क्या लिवाइस का जीन्स पहन के बैठे हो? जो सबसे फटा हुआ पुराना कपड़ा है, मम्मी बोल रही है छोड़ दो इसको, बच्चा छोड़ दो, नहीं हम वही पहनेंगे मम्मी। करते हो ऐसा? तब कंफर्ट का ध्यान नहीं आता, फटा हुआ गंजी पहन के बैठ जाते हो, फटा हुआ पैंट पहन के बैठ जाते हो घर में। क्यों? क्योंकि तब शो ऑफ नहीं करने, घर पे कौन देखेगा। तो आप मानो या ना मानो, अल्टीमेटली हम लोग ब्रांडेड कपड़ा, महंगा महंगा वॉचेस, ब्रांडेड वॉचेस लेते हैं, फॉसिल का वॉच, टैगवर का वॉच, ये सब क्यों करते हैं? जस्ट टू शो ऑफ इन द सोसाइटी। हाई प्राइस डायमंड रिंग, समझ में आ रहा है? हाई प्राइस वॉचेस, समझ में आ रहे क्या बोल रहे? महंगा महंगा गाड़ी, बड़े बड़े लोगों को ऑडी पसंद है, बीएमडब्ल्यू पसंद है। अरे गाड़ी से जाना ही तो है इधर से उधर, नॉर्मल गाड़ी में चल जाओ। ये लोग क्यों करते हैं? फ्लॉन्ट करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। सो ऑल दीज गुड्स आर एग्जांपल ऑफ कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन। तो कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन का एग्जांपल क्या क्या हो गया? डायमंड रिंग्स, कॉस्टली वॉचेस, ब्रांडेड क्लोथ्स, हाई ब्रांडेड कार्स, ठीक है। ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन। यू नो कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन रिलेट्स टू योर स्टेटस, इसलिए कॉन्स्पिकुअस गुड्स का 3-4 ठो नाम है। आपको पता है कॉन्स्पिकुअस गुड्स का 3-4 ठो नाम है। इसको हम लोग स्नॉब गुड्स भी बोलते हैं, स्टेटस गुड्स भी बोलते हैं, प्रेस्टीज गुड भी बोलते हैं। इसका 3-4 ठो नाम है। इट कैन बी कॉल्ड एज स्नॉब गुड, स्टेटस गुड, प्रेस्टीज गुड। क्यों? क्योंकि इट इज रिलेटेड विथ योर स्टेटस। कॉन्स्पिकुअस गुड, और एक नाम बता दो, वेबलेन गुड। आपको पता है स्नॉब किसको बोलते हैं? हैव यू हर्ड अ पर्सन बीइंग कॉल्ड अ स्नॉब? स्नॉबिश पर्सन इज, स्नॉबिश मींस घमंडी। तो ये गुड्स भी तो घमंडी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो गुड्स का नाम घमंडी गुड्स रख दिया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ओबे लॉ ऑफ डिमांड? स्नॉब गुड, स्टेटस गुड, प्रेस्टीज गुड, ऑल ऑफ द अबव। क्या टिक करके आओगे? ऑल ऑफ द अबव। चारों ही तो नहीं ओबे करे, सभी तो एक ही जन का नाम है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्नॉब देके ए टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। बी सी डी भी पढ़ लेना, कितना बार सारा ही ऑप्शन सही होता है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो कॉन्स्पिकुअस गुड का 3-4 नाम क्या हो गया? वेबलेन गुड, कॉन्स्पिकुअस, स्नॉब, स्टेटस, प्रेस्टीज एटसेट्रा। ऑस्टेंशियस, और एक नाम है ऑस्टेंशियस। क्लियर है? तो यहाँ पे भी शेप कैसा दिखाई दे रहा है? अपवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट एक्सेप्शन, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन शेयर मार्केट में आपको देखने को मिलता है। जिस मार्केट में स्पेक्यूलेशन होता है वहां लॉ ऑफ डिमांड ओबे नहीं होता, तो स्पेक्यूलेशन इज आल्सो एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। जनरली शेयर मार्केट में आप लोग कौन सा शेयर खरीदना चाहते हो? जिस शेयर का दाम बढ़ रहा है कि जिसका गिर रहा है? ऑब्वियसली जिसका बढ़ रहा है उस शेयर में आप इन्वेस्ट करोगे ना। तो लॉ ऑफ डिमांड तो सिखाया है, जिसका दाम बढ़ रहा है उसका डिमांड कम कर दो, बट शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। जिस शेयर का दाम एकदम कम कम है आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपको रिटर्न नहीं देगा हाई। So again, share market is an exception to the law of demand. Why? Because there you can do speculation. Next exception, bandwagon effect. Almost bandwagon effect and your Veblen effect are same. Bandwagon effect का example सुनना, for example, playing of golf. जो बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं ना, उन लोग को गोल्फ खेलना पसंद है। देखियो बड़े बड़े जो सक्सेसफुल रिच बिजनेसमैन पीपल होते हैं, दे प्ले गोल्फ, दे प्ले स्नूकर, पूल। तो अगर गोल्फ बॉल का दाम बढ़ जाएगा तो उन लोग डिमांड करना छोड़ देगा क्या? कम कर देगा क्या डिमांड? नहीं, नहीं करेगा। उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ेगा, बॉल का दाम गिर रहा है, बढ़ रहा है, दे आर स्टिल गोइंग टू इंक्रीज देयर डिमांड। तो क्या ये ओबे किया लॉ ऑफ डिमांड को? नहीं ओबे किया। क्लियर? सो बैंडवैगन इफेक्ट इज आल्सो रिलेटिंग टू योर सोशल स्टेटस, सोसाइटी। सो ऑलमोस्ट सिमिलर टू पॉइंट नंबर 2. नेक्स्ट इज योर हैबिचुअल नेसेसिटी, ड्रग्स, अल्कोहल. What are you addicted to? Drugs, alcohol, etc. Not you, but in general, people लोग को क्या चीज का नशा होता है? ड्रग्स का, अल्कोहल का, सिगरेट का। तो एक बात बताओ, जिन लोग को पीने का आदत है, पीते जा रहा है, पीते जा रहा है, पीते जा रहा है, तो लोग ये देखेगा प्राइस बढ़ा हुआ है कि गिरा हुआ है? मान लो अल्कोहल का दाम बढ़ गया, शराब का दाम बढ़ गया, तो उन लोग पीना छोड़ देगा? प्राइस ऑफ दोज अल्कोहल, प्राइस ऑफ दोज ड्रिंक आर राइजिंग हाई एंड हाई। क्या डिमांड गिरा देंगे? कम डिमांड करेंगे? अल्कोहल का दाम बढ़ गया तो बोलो, वाइन का दाम बढ़ गया, विस्की का दाम बढ़ गया, डिमांड गिरा देंगे क्या? बोलो, गिराएंगे क्या डिमांड? Price is high, they are also high, their spirit is also high, everything is high and high. डिमांड नहीं गिरने वाला। समझ में आ रहा है? सो इन दैट केस लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट गेटिंग ओबेड। लॉ ऑफ डिमांड तो सिखाया प्राइस बढ़ा, डिमांड गिरा दो, बट उन लोग तो नशा में ऐसे ही हाई है, नशा ही हो रखा है, तो क्या वहां पे डिमांड गिराएगा? नहीं। सो दैट इज कॉल्ड एडिक्शन, हैबिचुअल नेसेसिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिक्शन। तो एडिक्शन भी लॉ ऑफ डिमांड ओबे कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक है, सो एनीथिंग यू आर एडिक्टेड टू, लॉ ऑफ डिमांड नॉट गेटिंग ओबेड। ठीक है, तो एडिक्शन में भी लॉ ऑफ डिमांड जो है ओबे नहीं हो रहा है। क्लियर है? एडिक्शन में भी लॉ ऑफ डिमांड ओबे नहीं हो रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, फर्दर चेंजेस इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी।
फर्दर चेंजेस, यानी प्रेजेंट प्राइस भी चेंज हो रहा है, फ्यूचर भी चेंज हो रहा है। आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेड देख के डिटर्मिनेंट्स का याद आएगा। डिटर्मिनेंट्स में हम लोग सिर्फ फ्यूचर एक्सपेक्टेड के बारे में बात किए थे, फर्दर चेंज वर्ड नहीं था। तो सिर्फ एफपी जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट था, डिमांड फंक्शन में पढ़े थे, बट यहाँ बात हो रहा है एक्सेप्शन में फर्दर चेंजेस का। इसका मतलब ध्यान से समझो, यहाँ वहां पे प्रेजेंट प्राइस नहीं चेंज हो रहा था, याद है, पीएक्स के ऊपर बार था। यहाँ प्रेजेंट प्राइस भी चेंज हो रहा है, फ्यूचर भी चेंज हो रहा है। इसका दाम कितना था, आंसर करो, हम लोग डिस्कस किए थे। इसका दाम कितना था, इसका दाम कितना था, 10 रुपये हम लोग डिस्कस किए थे। मान लो इसका दाम जो है 10 रुपीज है ना, बढ़कर आज हो गया 15 रुपीज। द प्राइस ऑफ पेन हैज राइजन फ्रॉम ₹10 to ₹15। तो प्राइस अगर बढ़ गया तो मेरे को क्या करना चाहिए, डिमांड करना चाहिए, डिमांड गिरा देना चाहिए ना। बट हम क्या किए ना, डिमांड बढ़ा दिए, 3-4 टू पेन खरीद के रख दिए। प्राइस 15 रुपया हुआ और हम 3-4 टू पेन और खरीद के रख दिए। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हम इतने बड़े डरपोक है ना, हमको लग रहा है आज 15 हुआ है कल 20 हो जाएगा, तब क्या करेंगे। तो आज तो 15 ही हुआ है, कल 20 होने का वेट करें क्या। आज 10 से 15 हुआ है, हमको लग रहा है फर्दर फ्यूचर में इसका दाम बढ़ने वाला है। सो इट इज बेटर टू इंक्रीज द डिमांड एट द प्रेजेंट मोमेंट इवन इन द स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइस। क्योंकि हमको लग रहा है फर्दर राइज होगा पेन का दाम। तो लॉ ऑफ डिमांड ओबे हुआ। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या सिखाया, पेन का दाम बढ़ा तो डिमांड गिरा दो, बट हम तो डिमांड बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाए, क्योंकि हमको लग रहा है फर्दर इसका दाम फ्यूचर में बढ़ने वाला है। समझ में आ रहा है। लेट अस टेक द ऑपोजिट सिनेरियो। दाम कितना था, 10 रुपया, गिर के 5 रुपया हो गया, गिर गया दाम, तो मेरे को डिमांड बढ़ाना चाहिए था, तो हम नहीं बढ़ाए। हम इतने बड़े लालची है ना और कंजूस है, हमको लग रहा है आज 5 हुआ है ना, कल 2 रुपया होगा ना तब खरीदेंगे, छोड़ो ना आज नहीं खरीदेंगे। हमको लग रहा है और गिर जाएगा दाम तब खरीदेंगे। तो यहाँ पे हम फर्दर फॉल एंटिसिपेट कर रहे हैं, तभी तो फर्दर चेंजेस बोल रहे हैं। प्रेजेंट प्राइसेस फॉलन टू ₹5 बट आई एम नॉट इंक्रीजिंग द डिमांड। मेरे को लग रहा है फ्यूचर में जब 2 रुपया होगा ना तब खरीदेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड ओबे हुआ। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या सिखाया था, प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ा दो, हम नहीं बढ़ाए, हम वेट करें और गिरेगा तब बढ़ाएंगे। बहुत लोग होते हैं ऐसे। पैंटालून्स में सेल लगा, 20% से स्टार्ट हुआ, लोग नहीं जा रहे खरीदने। वो लोग बोले अभी रुको ना, 60% होगा 70% होगा ना सेल, तब जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्दर चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड दैट इज आल्सो नॉट ओबेइंग लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है। सो व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, those object that do not obey law of demand where the relationship is not holding good। रिलेशनशिप बोलता है लॉ ऑफ डिमांड कि इनवर्स होता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगा, बट एक्सेप्शन में वो लोग होल्ड नहीं कर रहे हैं। वहां पे देख लो, कहीं पे डायरेक्ट रिलेशन है, कहीं पे कांस्टेंट रिलेशन है, दे आर नॉट ओबेइंग लॉ ऑफ डिमांड एंड सच गुड्स आर कॉल्ड एज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट एक्सेप्शन पढ़े हम लोग, गिफेन गुड, that was named after Sir Robert Giffen, who observed that poor people in Ireland are consuming meat and potato। मीट का दाम बढ़ा है, मीट ज्यादा खा रहे, पोटैटो का दाम बढ़ा है, पोटैटो ज्यादा खा रहे, गिफेन पैराडॉक्स बोलते हैं इसको। और वहां शेप कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। फिर हम लोग पढ़े कॉन्स्पिकुअस गुड्स के बारे में, जिसको बेबलिन ने डिस्कवर किया था। उसका 3-4 तो नाम था, स्नॉब, स्टेटस, प्रेस्टीज एक्सेट्रा। और उसका एग्जांपल क्या था, एग्जांपल क्या था उसका, बोलो, डायमंड्स, कॉमा, और क्या था, हाई ब्रांड वॉचेस, क्लॉथ्स एक्सेट्रा। ठीक है। स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, बैंड वेगन इफेक्ट, अगेन सोसाइटी, सोशल स्टेटस के बारे में बात किया गया था। एडिक्शन, अल्कोहल, ये सब नशा में दिखेगा नहीं, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड आप नहीं गिराओगे। एंड फर्दर चेंजेस इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम, कॉल इट अ ब्रेक। इसके बाद 15 मिनट हम लोग और पढ़ेंगे एंड देन आई वांट टू लीव यू। फटाफट एक बार एक्सेप्शन को रिवाइज करो, ठीक है, वेरी क्विकली रिवाइज द एक्सेप्शन।
हो गया? क्लियर है यहाँ तक? विल डू द मार्किंग लेटर ऑन, वेट। क्लियर है? लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम देख लो, क्लियर है? ऑलरेडी हम लोग बना चुके डाउनवर्ड स्लोपिंग, कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा, और एक चीज सुनना, इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं ना, ग्राफिकली इसको प्लॉट कर रहे हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिमांड कर्व। और वही अगर हम लोग इसको टैब्यूलर फॉर्म में देंगे ना, टेबल फॉर्म में, टैब्यूलर फॉर्म में, तो हम लोग उसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। टैब्यूलर फॉर्म में बनाओगे तो उसको क्या बोलोगे? डिमांड शेड्यूल। अब ये टैब्यूलर फॉर्म क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, प्राइस पर यूनिट 10, 5, 4, 1, गिरे जा रहा है प्राइस, क्वांटिटी बढ़ते चला जा रहा है, 1, 2, 3, 4। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट कर रहा है ना, प्राइस इज कंटिन्यूअसली फॉलोइंग एंड योर क्वांटिटी इज राइजिंग। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? टेबल फॉर्म में डिस्कस करें, वी आर डिस्कसिंग द रिलेशन इन अ टैबुलर फॉर्मेट, सो दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। और जब ग्राफ के फॉर्मेट में डिस्कस करें, दैट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। क्लियर है? सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डिमांड कर्व, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन प्राइस एंड डिमांड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। ये भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? परफेक्ट, क्लियर है? चलो, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, ध्यान से सुनना मेरा बात, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करें? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज आल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इसका और एक नाम क्या है? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का और एक नाम क्या है? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नाम से समझ में आ रहा है डिमांड चेंज होने वाला है, बट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में डिमांड किसकी वजह से चेंज होने वाला है? प्राइस की वजह से। किसकी वजह से चेंज होने वाला है? प्राइस। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स नहीं, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। ठीक है, यहाँ पे डिमांड किसकी वजह से चेंज होने वाला है? प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, यानी पीएक्स। एकदम इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का आपको पता है टू टाइप्स है। तो व्हाट आर द टू टाइप्स? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का टू टाइप्स क्या क्या है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एकदम इजी है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में डिमांड बढ़ेगा कि गिरेगा? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में डिमांड बढ़ेगा कि गिरेगा? ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। क्वांटिटी डिमांडेड कब बढ़ेगा? जब प्राइस बढ़ेगा कि गिरेगा? जब प्राइस गिरेगा। एंड अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, ceteris paribus, so that is called expansion of demand. So when price of the commodity falls, quantity demanded rises, that is called expansion of demand. अपने आप कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन बताओ। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब गिर रहा है, यानी यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा। कब गिरेगा डिमांड? जब प्राइस बढ़ता है ना, और अदर फैक्टर्स क्या रहने वाले हैं? कांस्टेंट, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वेरी इजी, कुछ था ही नहीं, देख लो लर्न हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नाम से ही समझ में आ रहा है डिमांड चेंज हो रहा है। किसकी वजह से चेंज हो रहा है? प्राइस की वजह से। और अदर फैक्टर्स यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अदर फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट। Are the other factors changing? No, other factors are not changing. Other factors are remaining constant. इसका टू टाइप्स हम लोग पढ़े, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब नाम से समझ में आ रहा है डिमांड राइज करेगा। डिमांड कब राइज करेगा? जब प्राइस फॉल करेगा। अदर फैक्टर्स क्या है मेरे? कांस्टेंट। कॉन्ट्रैक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है डिमांड गिरेगा, कब गिरेगा? जब प्राइस बढ़ेगा। अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। कोई डाउट है? अब ध्यान से सुनना, इसको हम लोग मूवमेंट क्यों बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल दिस एज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको पता है मूवमेंट होता है, या तो आप डिमांड कर्व में ऊपर मूव करोगे या तो नीचे। तो ऑल्दो एज अ लेमैन आप सुनोगे एक्सपेंशन हो रहा है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है अलोंग द सेम डिमांड कर्व। आप एक ही डिमांड कर्व में नीचे चले जाते हो, डाउनवर्ड, और कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट होता है अपवर्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप इनवर्स है। आप डायग्राम देखोगे तो और क्लियर होगा। लुक एट द डायग्राम। ये रहा प्राइस, ये रहा क्वांटिटी। ध्यान से सुनना मेरा बात।
प्राइस जब 10 रुपया था, आप कितना यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो? 2 यूनिट्स, कोई डाउट है? और यहाँ पे प्राइस पर यूनिट का बात हो रहा है। प्राइस गिर गया, 10 से 5 रुपया हुआ, प्राइस फॉल्स, डिमांड बढ़ेगा कि गिरेगा? डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़कर 3 यूनिट्स हो गया, 2 से 3, यानी जब प्राइस गिर के कितना हो गया? 5 रुपया, आप 3 यूनिट्स डिमांड कर रहे हो। तो आप नोटिस किए, इफ दिस इज अ डिमांड कर्व, आप पहले डिमांड कर्व में ऊपर थे, अभी कहाँ मूवमेंट हो गया? नीचे मूवमेंट हुआ है ना। प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ गया, और प्राइस गिरा और डिमांड बढ़ गया को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में मूवमेंट कहाँ गया? नीचे की तरफ गया, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ कि नहीं अलोंग द सेम डिमांड कर्व? कोई डाउट है? तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है एक्सपेंशन में मूवमेंट कहाँ होता है? डाउनवर्ड अलोंग द सेम डिमांड कर्व। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? प्राइस बढ़ने से। प्राइस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली डिमांड गिरा दोगे ना। तो प्राइस जब बढ़कर 15 रुपया हुआ, आपका डिमांड कितना हो गया? 1 यूनिट। आपका डिमांड कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। यानी अब आप नीचे से कहां चले गए? ऊपर चले गए, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट कहाँ हो रहा है? अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है अलोंग द सेम डिमांड कर्व। कोई डाउट है? डायग्राम देख लो अच्छे से। तो इसीलिए एक्सपेंशन में मूवमेंट डाउनवर्ड हुआ, कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट अपवर्ड हुआ अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इसीलिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कॉरेक्ट नाम मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था, इज आल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व व्हिच टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका टू टाइप्स क्या क्या है? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन में डिमांड बढ़ रहा है जब प्राइस गिर रहा है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, मूवमेंट है डाउनवर्ड। कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड गिर रहा है, मूवमेंट कहाँ है? अपवर्ड अलोंग द सेम डिमांड कर्व। हैव अ लुक, देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं, चेक करो फटाफट। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का डिफरेंस देखो। और यहाँ अदर फैक्टर्स चेंज होता है कि नहीं होता? नहीं होता, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। चेंज किसकी वजह से होता है? प्राइस की वजह से। क्लियर है? चेक कर लो वेरी क्विकली, क्लियर है कि नहीं, वेरी क्विकली। ठीक है, तो ये जो टॉपिक पढ़े इसका नाम क्या था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक और टॉपिक है जो हम आज नहीं पढ़ाएंगे, उसका नाम है चेंज इन डिमांड। उसका नाम क्या है? चेंज इन डिमांड। तो बोलो आप तो भी पढ़ा दिए, डिफरेंस है। अभी मैंने जो पढ़ाया वो क्या था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अब जो हम लोग पढ़ने वाले वो क्या है? चेंज इन डिमांड। दोनों में डिफरेंस है। यानी एक चीज कॉमन है, यहाँ पे भी डिमांड तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी डिमांड चेंज हो रहा है। बट आपको पता है यहाँ पे डिमांड किसकी वजह से चेंज हो रहा है? अदर फैक्टर्स। यहाँ पे डिमांड किसकी वजह से चेंज होगा? अदर फैक्टर्स। और यहाँ पे कौन कांस्टेंट रहने वाला है? प्राइस। यहाँ पे प्राइस चेंज होगा क्या? नहीं, यहाँ पे प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। डिफरेंस समझ में आया दोनों के बीच में? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में कौन चेंज हो रहा था? डिमांड चेंज हो रहा था, किसकी वजह से? पीएक्स की वजह से, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी की वजह से। ये अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे। बट चेंज इन डिमांड वर्ड में डिमांड चेंज होगा अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस कांस्टेंट रहने वाला। ठीक है, और इसका और एक नाम है शिफ्ट। इसका और एक नाम क्या है? शिफ्ट। ठीक है, इसका टू टाइप्स, इंक्रीज और डिक्रीज है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे आप लोगों को। आप लोग अभी एक बार चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का डेफिनेशन अच्छे से देख लो, समझ में आया है कि नहीं, वेरी क्विकली हैव अ लुक। Handwriting should be neat and clean शायद। Good writing means they want neatness। ठीक है, they don't want कि एकदम you should have a calligraphy writing एकदम सुंदर सुंदर सजा के मोती जैसे, नहीं। नीटनेस, और इतना लिखो कि समझ में आ पाए तुम्हारा वर्ड सामने वाले को। आई होप चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपको समझ में आ गया अच्छे से। चेक कर लो एक बार। ठीक है, फटाफट बोलो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड करेक्ट नाम क्या? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। क्लियर है? इट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका टू टाइप्स क्या क्या होगी? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन में डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है जब प्राइस गिर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड गिर रहा है जब प्राइस बढ़ रहा है। एक्सपेंशन में मूवमेंट डाउनवर्ड होता है, कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट अपवर्ड होता है। देख लो। और चेंज इन डिमांड अलग टॉपिक है, वो किसकी वजह से होता है? अदर फैक्टर्स की वजह से। डायग्राम देख लो वेरी क्विकली। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? श्योर?
चलो एक बार मैट निकालो, मार्किंग कर लेते हैं हम लोग। वेरी क्विकली टेक आउट योर मैट एंड वी आर गोइंग टू डू द मार्किंग। ठीक है, एक बार मार्किंग कर लेते हैं, फटाफट मैट निकालो, मार्किंग करेंगे हम लोग। चलो वेरी क्विकली लेट अस डू द मार्किंग। कम टू पेज नंबर 16 ऑफ योर मैट, थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड का डेफिनेशन ये हम लोगों ने डिस्कस किया था आज। It refers to the quantity of a commodity which a consumer is ready, willing and able to purchase at a particular price and at a particular period of time. Exactly same definition हम लोगों ने पीपीटी में देखा था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ठीक है, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस परचेसिंग पावर, द शॉर्टर डेफिनेशन। कोई डाउट है? देन वी डिस्कस्ड अबाउट थ्री एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, क्वांटिटी, प्राइस, टाइम एंड प्लेस। मार्क करते चलो। फिर डिमांड फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, दिस फंक्शनल नोटेशन। फिर सारे फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, यहाँ सारे फैक्टर्स लिखे हुए एक एक करके, सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसका मार्किंग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं फैक्टर्स में। तो फर्स्ट फैक्टर प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी पूरा किए थे हम लोग डिस्कस, रिलेटेड गुड्स का डिस्कशन हुआ था। फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर में मैंने यहाँ 2 ग्राफ बनाया था, इफ यू रिमेंबर। आई होप यू हैव ड्रॉन दोस ग्राफ। यहाँ पे लिख लियो ना, बैकवर्ड बेंडिंग ऑब्लिक डाउनवर्ड स्लोपिंग। ग्राफ बना लियो ना नॉर्मल गुड्स का और इंफीरियर गुड्स का। टेल मी फास्ट, यस और नो, नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स का ग्राफ बनाया हो कि नहीं? आंसर इन योर चैट बॉक्स। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स का डायग्राम बना लियो। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, moves in favor, demand rises, moves against, demand fall। फ्यूचर एक्सपेक्टेड में भी हम लोग डायरेक्ट रिलेशन पढ़े थे, डन। टाइप्स ऑफ डिमांड में आ जाओ। इंडिविजुअल डिमांड आज हम लोग पढ़ लिए हैं। मार्केट डिमांड कुछ नहीं है, ध्यान से सुन लो, इसका फैक्टर्स एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। सुनना, मार्केट डिमांड क्या होता है? ऐसा फैक्टर जो कि पूरा कंट्री का डिमांड को हिला के रख दो, उसको मार्केट डिमांड फंक्शन बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। इंडिविजुअल में अगर एक बात सुनो, इंडिविजुअल क्यों बोल रहे थे उसको? अगर आपका इनकम बढ़ गया तो आप खाली अपना डिमांड बढ़ाओगे कि पूरा हिंदुस्तान का डिमांड बढ़ा दोगे? आप खाली अपना डिमांड बढ़ाओगे, तो इसलिए उसको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन बोलते थे। लेकिन मार्केट डिमांड का फैक्टर्स में क्या होता है ना, ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से पूरा कंट्री का डिमांड चेंज होता है, हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस आया, पूरा कंट्री का डिमांड चेंज हो गया ना, डिमांड फॉर सैनिटाइजर हैज इंक्रीज्ड और द ग्लोबल लेवल। तो यहाँ पूरा कंट्री जब इफेक्ट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। तो पहला फैक्टर इसका क्या है? डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ध्यान से सुनना, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री का मतलब है नेचर ऑफ द पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, अगर कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली गुड्स का डिमांड वहां बढ़ेगा कि गिरेगा? आंसर करो। अगर एक कंट्री में लोग ज्यादा रहने लग गए, कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो उस कंट्री में गुड्स का डिमांड बढ़ेगा कि गिरेगा? फटाफट आंसर करो। बढ़ेगा, लोग ज्यादा है तो गुड्स भी ज्यादा चाहिएगा। सो इफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री राइजेस, डिमांड विल आल्सो राइज इन दैट केस। क्लियर है? और अगर कंट्री का पॉपुलेशन कम है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थिनली पॉपुलेटेड कंट्री, वहां डिमांड कम होगा कंज्यूमर गुड्स का। ठीक है, नेचर ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? साइज इज क्लियर, बिगर इज द साइज, ग्रेटर विल बी द डिमांड। नेचर वर्ड का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर कंट्री में फीमेल लोग ज्यादा रहती है, लड़कियां ज्यादा रहती है, तो किस टाइप के गुड्स का डिमांड बढ़ेगा? फटाफट बताओ। इफ द कंट्री इज अ फीमेल डोमिनेटेड कंट्री, महिलाएं ज्यादा है उस कंट्री में, तो उस कंट्री में किस टाइप के गुड्स का डिमांड बढ़ेगा? वेरी क्विकली आंसर मी, किस टाइप के गुड्स का डिमांड बढ़ेगा? कॉस्मेटिक्स का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, अगर एक कंट्री में बच्चा लोग ज्यादा है तो किस टाइप के गुड्स का डिमांड बढ़ेगा? टॉयज, टॉफीज का डिमांड बढ़ेगा। अगर एक कंट्री में बुढ़े लोग ज्यादा है तो किस टाइप के गुड्स का डिमांड बढ़ेगा? स्टिक्स, मेडिसिन का डिमांड बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ योर कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज। पॉइंट नंबर 2 इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर एक कंट्री में इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सबके हाथ में इक्वल पैसा है, तब नेसेसिटी गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ज्यादा पैसा रिच लोग के हाथ में है, तो लग्जरी गुड्स उस कंट्री में डिमांड बढ़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर आपके कंट्री में गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगाते जा रहा है, तो अगर कंट्री में टैक्स लगेगा तो प्राइस बढ़ेगा ना। कंट्री में गवर्नमेंट टैक्स लगा रहा है, टैक्स से आपको पता है ना प्राइस बढ़ जाता है, तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? गिर जाएगा।
तो अगर कंट्री में टैक्स ज्यादा लग रहा है डिमांड गिरेगा। बट अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, सब्सिडी मतलब डिस्काउंट होता है जो कि प्राइस को गिरा देता है। अभी जैसे देखियो बहुत सारे गांव एरिया में जो है सिलेंडर्स पे, गैस पे सब्सिडीज दे रहा है गवर्नमेंट, गैस का दाम गिर रहा है, तो दाम गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है? सब्सिडी आर द ऑपोजिट ऑफ टैक्सेस, सब्सिडी आर द नेगेटिव टैक्सेस, जिसकी वजह से प्राइस गिर जाता है। अच्छा, मेरे को लगता नहीं है बूम और डिप्रेशन बताने का दरकार, आपको पता है बिजनेस साइकिल 4 टाइप का होता है, बूम होता है, रिसेशन होता है, स्लो डाउन होता है, रिकवरी होता है। आपको पता है बूम मतलब होता है फ्लरिशिंग पीरियड, आपका इकोनॉमी में पूरा बूम चल रहा है। अभी ग्लोबल लेवल में बूम हो रहा है क्या, कि रिसेशन हो रहा है? रिसेशन हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना सब कुछ, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक कोरोना वायरस। तो अगर आपकी कंट्री में बूम है, all the aggregate, all the economic variables will be rising high and high, डिमांड हाई होगा, सप्लाई हाई होगा, फिर कस्टमर्स का परचेसिंग पावर ज्यादा होगा। बट अगर आपकी कंट्री में रिसेशन चल रहा है, जो कि अभी चल रहा है प्रेजेंट बिकॉज ऑफ दिस वायरस, सब कोई का डिमांड गिर गया है ना, बेरोजगारी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सप्लाई नहीं है, डिमांड नहीं है, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? डिप्रेशन मीन्स रिसेशन, नॉट मेंटल डिप्रेशन, बट द एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमी आर फॉलिंग डाउन। तो अगर कंट्री में बूम चल रहा है डिमांड राइज होगा, रिसेशन चल रहा है डिमांड फॉल होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज सीजनल एंड वेदर कंडीशन। अगर कंट्री का सीजन चेंज होता है तो मार्केट डिमांड चेंज होता है क्या? हाँ, अगर गर्मी है तो लोग एसी रेफ्रिजरेटर प्रेफर करेंगे, अगर ठंडी आ गया है तो लोग हीटर प्रेफर करेंगे, अगर रेनी सीजन आ गया है पीपल आर गोइंग टू प्रेफर अम्ब्रेलास, रेन कोट्स एक्सेट्रा। तो ये सारे फैक्टर किसके डिमांड को इफेक्ट करे, एक इंडिविजुअल का कि पूरा मार्केट का? पूरा मार्केट। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड का जो है आप लोग फटाफट रिलेशनशिप देख लो, कर चुके हम लोग डिटेल में। फिर हम लोग डिस्कस किए थे लॉ ऑफ डिमांड का फीचर्स, इनवर्स रिलेशन, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, स्टेट द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, डायग्राम डिस्कस किए थे। फिर हम लोग डिस्कस किए थे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, 1 2 3 4 5 6 एक्सेप्शंस वी हैव डिस्कस्ड, यू आर गोइंग टू रिवाइज इट फ्रॉम हियर। एक्सेप्शन के पास आप लिख सकते हो डी राइजेस व्हेन पी इज राइजिंग, है ना, पी राइज की वजह से डी राइज हो रहा है। और गिफन गुड्स के पास आप एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना सकते हो, क्योंकि वहां पे शेप कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। ऑल राइट, क्लियर है यहाँ तक? हो गया? फटाफट देख लो। हैव यू डन द डायग्राम टिल हियर? हैव यू डन द मार्किंग्स टिल हियर? मार्किंग हो गया कि नहीं, फटाफट बताओ। मार्किंग हुआ कि नहीं यहाँ तक? आंसर में मार्किंग हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े ना, चलो। डिमांड शेड्यूल मैंने बताया था ना, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं, देख रहे हो? ये क्या इंडिकेट करे? लॉ ऑफ डिमांड ही तो, प्राइस गिर रहा है मैंगोस का और डिमांड बढ़ते जा रहा है, इनवर्स रिलेशन, बट टैबुलर फॉर्मेट है तो इसलिए हम लोग इसको शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्राफ अगर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डिमांड कर्व। फिर हम लोग डिस्कस किए थे ना मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसका 2 टाइप्स होता है, this we have also discussed. Change in quantity demanded, also known as movement along the same demand curve, it takes place because of change in price, other factors constant। expansion में क्या हो रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड राइज हो रहा है, और मूवमेंट कहाँ होता है, डाउनवर्ड। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, डिमांड फॉल, मूवमेंट कहाँ हो रहा है, अपवर्ड अलोंग द सेम डिमांड कर्व। क्लियर है? इसका डायग्राम देख लो, ये रहा डायग्राम नंबर 7। देखो नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड, डायग्राम ये वाला हम लोग किए हैं। एक्सपेंशन, ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है यहाँ तक? सो दैट्स इट फॉर टुडे। चेंज इन डिमांड इज आल्सो नोन एज शिफ्ट, नेक्स्ट क्लास डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने ये डिस्कस कर चुका था, इट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर एंड प्राइस इज रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है? ये हम लोग नेक्स्ट क्लास डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग का नेक्स्ट क्लास जो है दैट विल बी हेल्ड टुमारो एट 2:30। कल 2:30 बजे हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा, 2:30 बजे, 2:30 टुमारो एट 2:30 वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द क्लास ऑफ डिमांड, नेक्स्ट क्लास ऑफ डिमांड। तो आप लोग का होमवर्क है कि यहाँ तक जितना भी मैंने मार्किंग कराया है आप लोग अच्छे से इसको घर पे रिवाइज करोगे एंड यू गोइंग टू लर्न इट। ऑलराइट, यू गोइंग टू लर्न एंड रिवाइज all the topics thoroughly for attending my next class. So tomorrow we are meeting at 2:30 live. All right, bye bye, take care.